जी अभी वीडियो ऑफ हुआ है आपका, जस्ट वीडियो ऑफ हुआ है अभी अब आपका। ये अपने आप ही ऑफ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी टीम से बात करता हूँ। वरुण, जरा देखिए। आ गया, मैं वीडियो आ गया आपका। हाँ, वीडियो आ आ, गया पर वो अपने आप ही ऑफ हो गया, क्यों? क्या माइक ऑफ हो गया मैम? नहीं, वीडियो अपने आप चला गया था। अच्छा वो हो सकता है उसमें ग्लिच आ गया होगा कुछ। मित्रों, सुबह से आपने पिछले 3 सत्रों में हिंदी सिनेमा और साहित्य के संदर्भ में सिनेमा और साहित्य के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण वक्तव्य सुने। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के संदर्भ में सिनेमा और साहित्य की क्या भूमिका होती है, और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करके वर्तमान दौर में अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उस पर एक बहुत गहरा और कह सकते हैं क्रिटिकल आलोचनात्मक व्याख्यान आपने सुना। और प्रश्नों के माध्यम से एक अच्छा संवाद भी हमारा हुआ उनसे, हमारे वक्ताओं से। अभी ये सत्र आप बिल्कुल एक अलग सत्र को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे बीच नीलाक्षी राय, कथक संसार की एक चमकता हुआ सितारा है, जो न सिर्फ नृत्य के माध्यम से, अपनी नृत्य भंगिमाओं के माध्यम से लोगों तक बहुत कुछ कहानियां और बहुत कुछ भावनाओं का संदेश पहुंचाती है, बल्कि उनको अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि एक बेहतर वक्ता का भी हमने आज साक्षात्कार किया है। और कथक और स्ट्रेस मैनेजमेंट नृत्य के माध्यम से जो तनाव का प्रबंधन है, उस पहलू पर वैसे मैम से बात हुई तो मैम ने कहा कि अरविंद ये तो बिल्कुल अलग पहलू बनता है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हिंदी में बहुत सारी और दुनिया में बहुत सारी भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने कथक नृत्य का प्रयोग करके जो दर्शक है उसकी मनोवृत्ति का, अभिरुचि का मनोवैज्ञानिक परिष्कार किया है। तो क्यों ना मैम से बात की जाए और कथक के माध्यम से हम अपने तनाव को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसकी एक भूमिका बना सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि कला हमारे जीवन में एक बहुत गहरी भूमिका रखती है, और कला का एक अभिन्न हिस्सा है कथक, जिसका हजारों सालों का इतिहास है। और नीलाक्षी राय मैम जो हमारे बीच में मौजूद हैं, कथक की उस हजारों सालों की परंपरा की एक बहुत महत्वपूर्ण वारिस है। तो उनके वक्तव्य के माध्यम से हम बहुत कुछ सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अ, शब्दों और शोर की दुनिया से हम लोग घिरे हुए हैं। कथक का अभिनय नृत्य की मूक वाक्पटुता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हाथों की नाजुक हरकतों, पलकों की फरकन, शरीर की भावपूर्ण वक्रताओं के माध्यम से कथक नर्तक एक ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो भाषा की सीमाओं से परे होती है। अभिनय केवल एक प्रदर्शन तकनीक नहीं है, हम सब जानते हैं, यह एक आध्यात्मिक भावनात्मक यात्रा भी है, जो नर्तक और दर्शकों दोनों को मानवीय अनुभव की गहराई का पता लगाने में बहुत सक्षम बनाती है। कला के भव्य ताने बाने में कथक का अभिनय एक ऐसा गहराई का पता लगाने में हमें सक्षम बनाती है, और एक ऐसा रत्न है जो चमकता रहता है, हमें शब्दों से परे अभिव्यक्ति की सुंदरता और शक्ति की याद दिलाता है, और हमारे भीतर एक अद्भुत दुनिया का निर्माण करता है। जहां हम भीड़ भरे बाजार में अपने आप को अकेले पाते हैं, वहां कथक जैसी कलाओं का अगर थोड़ा सा अभ्यास या थोड़ा सा हम प्रदर्शन देख लेते हैं, तो हमारे भीतर एक पूरी दुनिया निर्मित होने लग जाती है। और जाहिर सी बात है कि भीड़ के बीच अकेलेपन से पैदा होने वाला तनाव आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। तो उस अर्थ में नीलाक्षी राय मैम का हम सब स्वागत करते हैं, रिफ्रेशर कोर्स आयोजन समिति की तरफ से अभिनंदन करते हैं। मैम के हाथ में माइक सौंपूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक संक्षिप्त परिचय नीलाक्षी राय मैम का आप लोगों को मैं दूं। एक कुशल कथक नृत्यांगना नीलाक्षी राय ने 5 साल की उम्र में संगीत समिति इलाहाबाद में शुभा मुदगल जी और फिर ओम प्रकाश मिश्रा जी के संरक्षण में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। दिल्ली में वह 7 वर्षों तक उमा शर्मा जी के प्रदर्शन का हिस्सा रही हैं, और भारत तथा विदेशों में आपने नृत्य निर्देशन का काम किया है। अब आप पंडित राजेंद्र गंगानी जी के शिष्यों योगराज पवार और वेद प्रकाश गंगानी जी के मार्गदर्शन में प्रदर्शन और अभ्यास कर रही है। नीलाक्षी जी द्वारा स्थापित और संचालित संस्था पारंगत प्रयाग कला केंद्र युवाओं के बीच हमारी समृद्ध प्रदर्शन कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में आपने अपना प्रोडक्शन मंचित किया है, आम्रपाली। आम्रपाली संस्कृत में एक अभिनव नृत्य नाटक है। दिल्ली और लखनऊ में आपके अनेक प्रदर्शन आपके दल के द्वारा संकल्पित नृत्य
निर्देशन निर्देशन पुनरुत्पादन और प्रदर्शन को मीडिया और आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। लखनऊ और जयपुर घरानों की कलाएं सीखकर आप अपने नृत्य में दोनों घरानों का संगम प्रदर्शित करती हैं। आप कथक के प्रमुख पहलुओं नृत्य और भाव में निपुण हैं, जो आपकी जन्मभूमि प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब को समेटे हुए है। आप 2017 खजुराहो नृत्य महोत्सव और ताज महोत्सव में प्रस्तुति देने के अलावा सिंहस्थ कुंभ और मध्य प्रदेश के उत्तराधिकारी महोत्सव में भी भाग ले चुकी है। आप राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ फिल्म क्लब, सनत कदा, मुक्तांगन और NCPUL जैसे विभिन्न संगठनों के लिए लगातार भारत और विदेशों में कथक का प्रदर्शन करती रहती हैं। आपने कुंभ के दौरान प्रयागराज में NZCC और यूपी गवर्नमेंट के लिए भी प्रदर्शन किया है और राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रमों में भी आपका प्रदर्शन रहा है। आप बनारस की प्राचीन परंपरा गुलाब बारी को पुनर्जीवित आपने किया है और हर साल आप उसकी प्रस्तुति करती हैं। आप दूरदर्शन की महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक हैं और कथक के बारे में जागरूकता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए IRCEN के साथ मिलकर लगातार काम कर रही हैं। एक और आपने नृत्य और संगीत के क्षेत्र में लुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर आपने पारंपरिक रूप में नए पहलुओं को शामिल करने का प्रयोग भी किया है। आप कथक में बैठकी भाव को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हैं और विभिन्न युगों के कवियों की कविताओं पर नियमित रूप से प्रस्तुत करती हैं। इस तरह से नृत्य कला और साहित्य के बीच भी एक संगम स्थापित करने का काम आप कर रही हैं। कथक की दुनिया में यही कारण है कि आप एक अपूर्व हस्ती के तौर पर देखी जाती हैं। मैम, हम सब चाहेंगे कि आपके इस अपूर्व व्यक्तित्व का व्याख्यान आपके व्याख्यान के माध्यम से और व्याख्यान के बाद जो एक इंटरेक्शन होगा, एक संवाद होगा, उसके माध्यम से हम लाभ उठाएं और कथक तथा तनाव प्रबंधन के बीच जो एक संबंध बनता है उसके माध्यम से हम आप तक पहुंचे। मैम, माइक आपको सौंपता हूं। आप शुरू कर सकती हैं अपना व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू अरविंद। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार। आज जैसे आप जानते हैं, आज का विषय है नृत्य, क्लासिकल नृत्य और स्ट्रेस मैनेजमेंट। कैसे हम दोनों का कनेक्शन कहाँ से एस्टैब्लिश करेंगे आज की जर्नी में। इसमें हम आज थोड़ा सा नृत्य के बारे में समझेंगे, डांस एग्जैक्टली होता क्या है और उससे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपना आज की इस लाइफ। So in today's fast-paced world, stress has become an unwelcome companion for many of us. We are constantly juggling work, life, relationships, emotions, circumstances, and it is easy to be overwhelmed by all of this. In a holistic approach for stress management, arts, that to performing arts, and performing arts dance, it plays a very, very important role. So जब हम आर्ट के बारे में बात करते हैं, आर्ट होता क्या है, कला क्या होती है, कला से हम क्या समझते हैं। जब हम अपने चारों तरफ वातावरण को अब्सॉर्ब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भावनाओं में रेजोनेट करता है। किसी दृश्य, व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, किसी भी चीज को देख के जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको हम भाव कहते हैं और इन्हीं भावों को सुंदरता से सजा सवार के व्यक्त करने की प्रणाली या सिस्टम को हम कला कहते हैं। भाव विश्करणम कला। So expressing our thoughts and feelings in a simple way is not कला। सजा सवार के सुंदरता से व्यक्त करने को ही कला कहते हैं और इसके लिए हमको एक प्रॉपर स्किल या क्राफ्ट की जरूरत होती है काम करने के लिए। कला प्रारंभिक तौर पे हर कला प्रारंभिक तौर पे एक क्राफ्ट या स्किल होती है, पर ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जो क्राफ्ट से ऊपर नहीं उठ पाती। जैसे एक गोल्ड स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, वीवर होता है, जुलाहा होता है, कार्पेंट्री जो करते हैं, मेसनरी जो करते हैं, बास्केट वीविंग करते हैं, ये भी एक तरह की क्राफ्ट होती है, पर ये एक कला में नहीं शामिल होती है। इस तरह की कलाएं उपयोगी कला कहलाती हैं। तो कला का हम ब्रॉडली दो तरीके से देख सकते हैं, एक उपयोगी कला होती है और एक ललित कला होती है। ललित कला वो होती है जैसे आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, स्कल्पटिंग है,
म्यूजिक एंड डांस है, आर्ट ऑफ राइटिंग है, इन सब को हम ललित कला के अंडर ला सकते हैं। इन ललित कलाओं में भी इन द क्रिएशन ऑफ आर्ट जितने अधिक साधनों का इस्तेमाल कर कर हम अपनी कला को प्रस्तुत करें या हमारी कला कहीं व्यक्त हो, उसको हम वो सबसे नीची कला मानी जाती है। जैसे कहते हैं आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर में हमको कुछ क्रिएट अगर करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ करना है, तो हमको डिजाइनर्स की जरूरत होती है, मेसनर्स की जरूरत होती है, कारपेंटर्स की जरूरत होती है, प्लम्बर्स की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग मिलके एक ऐसी चीज बनाते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को व्यक्त करती है। जो कला सबसे कम साधनों में सबसे अधिक भाव का को व्यक्त कर सके, उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। जैसे आर्ट ऑफ राइटिंग होती है, पोएट्री होती है, प्रोज होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। ये इसमें आपके सिर्फ भावनाएं और आपका माइंड यूज होता है और पेन एंड पेपर से आप इसको लिख के पूरा कर सकते हैं। इस तरह की जो कला होती है वो सबसे उच्च कोटि की कला समझी जाती है, वेयर आवर माइंड एंड थॉट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स ओनली। Needless to say, all art is interdependent on each other. Today, the chosen form of discussion is dance for stress management. और इंडियन सिविलाइजेशन में हमेशा आर्ट को रिव्यर किया गया है। इट हैज नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एंटरटेनमेंट, it is an integral part of our spiritual and devotional journey as well as various religious beliefs. Various religious beliefs जैसे भजन, कीर्तन, सूफी कलाम, शब्द, मंत्र उच्चारण, साम्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं म्यूजिक के। और डांसिंग, डांसिंग तो हर जगह मौजूद है हमारी लाइफ में। और डांसिंग हर जगह मौजूद है हमारी लाइफ में, जैसे नवरात्रि में गरबा, लोहड़ी में गिद्धा, दुर्गा पूजा में धुनुची, घूमर, घनगौर में घूमर, थापटम तमिलनाडु में, पद्यानी, पेरनी तेलंगाना में। इस तरह से हम लोग के बहुत सारे फोक डांसेस हैं जो हम लोग के हर जो हमारी कोई भी मेमोरी होती है किसी भी फेस्टिवल से, वो डांस के थ्रू ही लिंक होती है कहीं ना कहीं। या कोई बहुत हमारे लाइफ के जो बड़े इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, जैसे शादी होता है, ब्याह होता है, किसी घर में कोई खुशखबरी होती है, हम रिजल्ट में अच्छा करते हैं, हम वॉर जीतते हैं, हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में हमारा डांस कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है। डांस हैज अ रिच ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री इन इंडियन कल्चर। जैसे कि अगर आप देखें डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, वो तब भी हमको दिखाता है कि तब भी डांस वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और डांस हमारी ह्यूमन बॉडी को एक मीडियम की तरह यूज करता है। डांस कैन बी पार्टिसिपेटरी, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी सेरेमोनियल और एंड कॉम्पिटिटिव। इवन अगर आप देखें जो केव पेंटिंग्स हैं, इतनी पुरानी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं, उसमें शिकार की जो एचिंग्स एंड स्केचिंग्स हैं, उसके साथ अगर आप देखें तो ह्यूमन बींग्स के डांस करते हुए भी फिगर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। उस समय जब म्यूजिक का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आई एम श्योर रहा होगा, उन्होंने कैसे म्यूजिक बनाया होगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। उस समय भी अगर आप देखें तो अगर शिकार करके वो लोग आते थे, शिकार लेके घर में आते थे, सक्सेस मिलती थी उनको उसमें, तो उसमें भी वो चाहे एक सर्कल में ही घूमते हो, कहीं ना कहीं से अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए डांस को एज अ माध्यम उन्होंने यूज किया। जब हम भी कभी बहुत आनंदित होते हैं तो जब हम भी कभी बहुत आनंदित होते हैं तो उस आनंद की अभिव्यक्ति भी हम नेचुरली नृत्य के माध्यम से ही करते हैं। As a famous dancer, Martha Graham says, dance is the hidden language of the soul. Let dance be your language of self-expression and stress relief. Dance is just more than just a form of expression. It's a therapeutic outlet that can help relieve stress and anxiety. So, a little insight into the dance and its evolution and integration into our culture and life. After the creation of the universe, Brahma conceived the idea of डांस। तो उन्होंने कैसे क्या किया कि भाई जब पूरा क्रिएशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने देखा जो देवता गण थे, जो आदमी थे, वो बड़े डिससैटिस्फाइड थे अपना पूरा दिन भर का काम करके। जब वो घर आते थे, देयर वाज नथिंग मोर इन देयर लाइफ। सो ब्रह्मा
they thought of creating a new Ved, which is called the Natya Ved. और ये नाट्य वेद जो है इन्होंने भरत मुनि से बोला उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उन्होंने नाट्य शास्त्र के रूप में इसको इंटरप्रेट किया। और इसमें जो मंडेन एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज थी उसमें हैप्पीनेस, जॉय और पीस इन्फ्यूज करने के लिए लोगों की लाइफ्स में और देवताओं की लाइफ में इसको बनाया गया। जो भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों को सिखाया, जिन्होंने इसको स्टेज किया, एक ड्रामा, डांस ड्रामा टाइप का देवताओं के सामने, जो बहुत अच्छा लगा उनको, फिर उनको भेजा गया अर्थ में उसको प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये जो 5वां वेद या जो नाट्य शास्त्र है, इसमें जो पाठ्य, इसका जो पाठ्य था, वर्ड्स थे, वो ऋग्वेद से लिए गए थे। अभिनय, जो जेस्चर्स थे, वो यजुर्वेद से लिए गए थे। जो इसके गीत थे, म्यूजिक था, वो सामवेद से लिया गया। और जो इसमें रस और इमोशंस थे, वो अथर्ववेद से लिए गए। शिव और पार्वती तांडव और लास्य के प्रतीक, जो भारत में हर डांस फॉर्म में पाए जाते हैं। शिव का नटराज रूप इस बात का प्रतीक है कि नृत्य द्वारा 5 तत्वों से एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन मेंटेन करता है यूनिवर्स। This dance found its way to the population in the form of folk dances and सामूहिक नृत्य, जो पहले मंदिरों में और फिर पर्वों पे किए जाने लगे। कुछ मुनिजन और ऋषियों ने इसमें नियम बनाए। मूवमेंट, एक्सप्रेशन, फुटवर्क और मुद्राओं द्वारा शास्त्रीय या क्लासिफाइड नृत्य का जन्म हुआ। Because temples were the centers of all social activity, the dance also thrived in the temples and was performed there by Devdasis. Slowly, with the decline of temples as social hubs, dance found its way into the courts of the kings and then to the stage, and in due course of time, in films too. So there are 8 classical dances, as you all know, of India, and apart from the huge array of folk dances that we have from every state. Bharatnatyam, Mohiniyattam, Kathakali, Kuchipudi, Odissi, Satriya, Manipuri and Kathak. जिसमें से कथक नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस है. And it has evolved from the Kathakars in the temples. It is dynamic and has imbibed all the socio-political changes through the ages, and today its form showcases all the cultures as it was absorbed by it. So we see कि कैसे, since its conception, dance has always aided mankind to relieve stress and finding an outlet to the expression and creativity. Dance in general is an excellent way to manage stress. Dance in general is an excellent way to manage stress while connecting with our rich cultural heritage. ये इसमें हम physical exercise करते हैं, which provides great workout, improving flexibility, balance and strength. इसमें mental focus हमारा बढ़ता है, जिसमें intricate movements जब हम करते हैं, expressions जो उसके साथ required होते हैं, उसमें बहुत concentration की ज़रूरत होती है, and it helps to calm the mind and focus हमारा बढ़ाता है ये. Emotional expression हमारा होता है, dance allows for emotional release, reducing anxiety. Spiritual connection एक बढ़ता है, classical dance has spiritual roots promoting inner peace. तो जब हम actually dance करते हैं, तो हम एक अलग realm में चले जाते हैं. हमें फिर वो जो आसपास के हमारे सराउंडिंग्स होती है वो इफेक्ट नहीं करती हैं, वो हमको कहीं से कोई कुछ कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बच्चा कहीं कुछ कर रहा है ऑडियंस में या कुछ होता है, कुछ पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम एक अपनी ही स्टेट में होते हैं, माइंडफुलनेस की स्टेट में होते हैं कि हमको क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, हमने उसमें इतना रम जाते हैं दैट इट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट वी डू. Apart from this, all the other prevalent dance forms in India at the moment are ballet. हम लोग बहुत सारे लोग बैले भी सीखते हैं. बैले एक क्लासिकल स्टाइल है जो कि बहुत फोकस और डिसिप्लिन रिक्वायर करता है. फिर कंटेम्प्रेरी, आजकल बहुत कंटेम्प्रेरी डांस का चलन है, बहुत लोग अपार्ट फ्रॉम द क्लासिकल एंड फोक डांसेस कंटेम्प्रेरी डांस करते हैं. आजकल के बच्चे जनरेशन है, दे लाइक कंटेम्प्रेरी डांसिंग, which is also an expressive and emotive style and that allows for fluid movement. फिर एक genre है हिप हॉप, a high energy style that can boot and mold energy levels. फिर एक योगा डांस भी है जिसमें हम एक फ्यूजन ऑफ योगा एंड डांस को कंबाइन करते हैं
फिजिकल पॉस्चर्स, कंबाइन करते हैं फिजिकल पॉस्चर्स विद ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन करते हैं। बॉलरूम डांसिंग होती है जो पार्टनर्स के साथ होती है, और उसमें हम सोशल स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। एंड द क्वीन ऑफ डांस फॉर्म्स है बॉलीवुड। आजकल सब जगह एवरीबडी, बिकॉज बॉलीवुड का इतनी ज्यादा पहुंच है, गांव गांव में, छोटे छोटे कस्बों में फिल्म्स का को बहुत चाहा जाता है, उसकी जो भी दिखाया जाता है वो एक्चुअली बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं। और बॉलीवुड के जो डांस फॉर्म है, इट ऑफर्स अ फन एंड इफेक्टिव वे टू मैनेज स्ट्रेस। The energetic and expressive nature of the dance form combined with upbeat Bollywood music cuts across language barriers, countries, cultures, and helps in bonding and binding with the people. It releases endorphins, promoting a sense of well being apart from improving fitness and flexibility. Bollywood, in the true sense, offers a holistic approach to stress management, which even a person living in a remote village can connect with and contributes towards social, emotional, and physical well being. By incorporating dance into our stress management routine, we can experience many benefits and improve our general well being. Advantages of dance are that when we dance, our bodies release endorphins, also known as the feel good hormones. Natural chemicals can improve our mood, reduce pain, even help us sleep better. तो कभी कभी जिनको बहुत एंजाइटी होती है या नींद नहीं आ रही होती है, अगर वो डांसिंग प्रैक्टिस करें तो इससे बहुत फर्क पड़ता है उनके अपने हेल्थ रूटीन में। डांस अलाउज अस टू फिजिकली एक्सप्रेस आवर इमोशंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी एवरीडे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बहुत लोगों की ये भी आदत नहीं होती कि बहुत लोगों से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमको इस इमोशंस, अपने इमोशंस को डांस के थ्रू रिलीज करने में, टेंशन को रिलीज करने में, पेंटअप जो हमारे अंदर इमोशंस या फीलिंग्स या वरीज हैं उनको रिलीज करने में बहुत मदद करता है। माइंडफुलनेस इसका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। व्हेन वी डांस वी आर फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट। ये बहुत मुश्किल चीज होती है, कहने के लिए बहुत आसान होती है दैट यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, पर एक मोमेंट में अगर आप नोटिस करें तो 10 जगह आपका दिमाग, आपके विचार, आपके थॉट, आपकी वरीज सब एक साथ चल रही होती है। पर जब हम डांस करते हैं तो हमको बहुत माइंडफुल रहना पड़ता है। व्हेन वी डांस वी आर फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट। It's a kind of a meditation in many ways where dance enters a state of mindfulness and lives and feels the present moment to the fullest. It allows people to take their minds off personal worries and challenges and helps them stay off drugs, addiction, drinking, depression. Dance बहुत बड़ा एक माध्यम है जो हमको डी एडिक्शन में भी बहुत मदद करता है। अगर आप देखें, डांस और म्यूजिक थेरेपीज हैं आजकल जो हील भी करती हैं मरीजों को, जो बहुत बहुत पार्किंसन, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं पेशेंट के रिकवरी में। इवन अगर आप बहुत सीरियसली किसी पेशेंट, कोई बहुत सीरियस पेशेंट होता है, उसके साथ अगर आप म्यूजिक बजाएं या उसके साथ अगर आप हल्का सा उसको वाइब्रेशन दे म्यूजिक का, तो वो पेशेंट बहुत जल्दी हील करता है। उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज बैठती है। म्यूजिक एंड डांस हेल्प करते हैं इवन इन हीलिंग पेशेंट्स अ लॉट। इट अलाउज पीपल to take their minds off personal worries. It allows people to take their minds off personal worries and helps them stay off drugs, addiction, drinking, and depression. Dance and music itself is an intoxication. A person who is involved in any of these has less chance of following an addiction. Dance is used as a therapy for de-addiction also. In extremely demanding jobs where a high level of concentration is required, like doctors, dance and music or any other form of art too helps in being the biggest stress buster. डॉक्टर पैंडा है यहाँ पे एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, वो से वार्तालाप जब मैंने एक बार किया था तो उन्होंने कहा था कि वो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वीकेंड में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और
डांस करते हैं म्यूजिक लगा के पूरी फैमिली के साथ, वो लोग पूरी फैमिली मिलके इस तरह से करते हैं। डॉक्टर यश गुलाटी हैं यहाँ पे, ऑर्थोपेडिशियन हैं अपोलो में, वो सैक्सोफोन बजाते हैं, सैक्सोफोन के थ्रू अपना स्ट्रेस रिलीफ भी करते हैं और अपना पैशन भी एंजॉय करते हैं। डॉक्टर पकरासी हैं आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे, वो बहुत अच्छा गाते हैं और सरोद बजाते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल इन वेरी हाई डिमांडिंग जॉब्स resort to dance and music to relieve their stress. They say dance and music boosts memory, muscle memory, concentration, coordination, physical and emotional health. When our stress level exceeds our ability to cope, we need to restore the balance by reducing the stress or increasing our ability to cope with the stress. And dance is a great medium to do so. Dance, and specifically classical dances, through their expression of thought, aim at invoking anand through rasas, which in turn stimulate endorphins. तो हम जब डांस करते हैं, स्पेशली क्लासिकल डांस करते हैं, या अगर हम बॉलीवुड डांसिंग भी कर रहे हैं, सॉरी, तो अगर हम बॉलीवुड डांसिंग भी कर रहे हैं तो उसमें हम अभिनय के द्वारा बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। अभिनय से हमारा मतलब है आंगिक अभिनय विच इज बॉडी मूवमेंट्स, वाचिक अभिनय विच इज बोलना, आहार्य मतलब जो हम वस्त्र पहनते हैं या हम जो भी कैरेक्टर अगर हम कुछ डिनोट कर रहे हैं तो उसकी तरह हम वस्त्र पहनेंगे, और सात्विक मतलब इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, जिस तरह से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो नर्तक दर्शकों में रसों की अनुभूति कराते हैं इस अभिनय के द्वारा, और रस जो है वो एक ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड होता है जो इस अभिनय, ये जो अभिनय है वो हमारे ऑडियंसेस में क्रिएट करते हैं। और these rasas officially are codified into 9 rasas. एक श्रृंगार रस होता है, एक करुण रस होता है, वीर रस होता है, विभत्स होता है, हास्य होता है, रौद्र होता है, भयानक होता है, अद्भुत होता है, और शांत या भक्ति रस होता है। ये 9 रस इन जनरल कोडिफाई किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे डांस के थ्रू हम जो भी फीलिंग्स अपनी व्यक्त करते हैं, जब वो ऑडियंस उन फीलिंग्स को खुद भी फील करती है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उनको ये रस की अनुभूति होती है, और इस रस की अनुभूति से उनको आनंद प्राप्त होता है, जिससे कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। The incorporation of dance, folk, and classical have shaped our films so much so that each of our Bollywood film is a musical in itself. Films being a big stress buster and having dance and music at its core shows us how important dance and music are in stress management. Way back in the beginning, way back in the beginning of talkies, Indra Sabha was released with 72 songs. It was the first opera-style Urdu play written by Amanat Ali during Wajid Ali Shah's reign, and is in a lyrical form where the text is sung. ये बहुत पहले एक बार वाजिद अली शाह साहब के टाइम स्टेज हुआ था एज अ प्रॉपर प्ले, फिर इसको फिल्म में अडेप्ट किया था, तो इसमें 70 सॉन्ग्स एंड डांसेस थे। तो यहाँ से ये एक जर्नी शुरू हुई हमारी फिल्म में भी, जिसमें हमारी इंडियन फिल्म्स कैन नॉट थॉट विदाउट डांस एंड म्यूजिक। आई थिंक हर फिल्म हमारी एक म्यूजिकल है जिसमें डांस एंड म्यूजिक होना लाजमी है। It was the first opera style and play written by Amanat Ali, जहाँ पे ये चीज स्टार्ट की गई थी, and since then drama and music have continuously not only entertained us but also helped us move to a realm where we forget our stress and worry. A lot of Indian cinema has been made based on classical dances. अगर आप देखें बहुत सारी फिल्म्स क्लासिकल डांसेस पे बेस्ड बनी है, एंड हैज क्लासिकल डांस या क्लासिकल डांस के बैकग्राउंड पे उनके कैरेक्टर्स हैं जो बने हुए हैं। मूवीज लाइक ताजमहल, जहां आरा, मुगले आजम, पाकीजा, उमराव जान, कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनके बारे में हमको जनरली पता है सबको इनके बारे में। इवन मूवी लाइक दस्तक जो इतनी पुरानी थी, जो एक अगर आप सोचें कि एक नायिका के मन में ऐसे भाव उत्पन्न किए, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से जहाँ उसने गाना डांस म्यूजिक किया हुआ था, वो उसको खींचता था आपकी तरफ।
कैसे वो वापस वो माहौल पाके कहीं न कहीं वापस जुड़ जाती है उस गाने, डांस और म्यूज़िक से। एक मूवी थी ख़याल गाथा अगर आपको याद हो। एक मूवी ख़याल गाथा अगर आपको याद हो, जो ख़याल के एवोल्यूशन को फ़ॉलो कर रही थी कि कैसे ख़याल का एवोल्यूशन, उसमें बिरजू महाराज जी ने भी एक्टिंग की थी, उन्होंने भी डांस किया था और वो पूरी एक ख़याल कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ विद टाइम फ्रॉम ध्रुपद, उसकी पूरी वो मूवी बनी। तो हमको ये देखने को मिलता है कि डांस अपार्ट फ्रॉम रिलीविंग एंग्जायटी एंड स्ट्रेस also enhances sensitivity which is essential in our overall development. अगर हम sensitize ही नहीं होंगे as a human being towards our surroundings, towards the people, towards our friends, towards our family, हमारा overall development ही नहीं हो पाएगा। हम किसी चीज की किसी रस की अनुभूति ही नहीं कर पाएंगे। तो डांस enhances physical sensitivity. इसमें एक बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है। डांस रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ वंस बॉडी पोजिशन, movements and alignments, which increases sensitivity to physical sensation. Kinesthetic awareness होती है इसमें, जिसमें मसल और मसल मेमोरी को प्रमोट किया जाता है। इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ती है डांस से। डांस कैन हेल्प इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस एंड प्रोसेस इमोशंस, increasing their sensitivity to their own emotional needs and of others too. Empathy और connection बढ़ाता है डांस। Dance fosters empathy and connection across cultures and countries. इसमें sensory sensitivity बढ़ती है। Dance training can improve sensitivity to rhythm and timing, allowing individuals to better perceive and respond to music. Dance also increases awareness of personal space and space around others, enhancing sensitivity to their boundaries. इसके न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। इसके न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। Dance stimulates neuroplasticity, which improves coordination. Dance strengthens connection between brain and body. Psychological benefits में है, it increases self-awareness, allowing individuals to better understand their own thoughts and feelings. It fosters confidence and self-expression. So a world without art is uncultured. And dance, being at the core of art, provides mental balance and self expression, self discipline, physical dexterity, social awareness, collaborative skill. It helps us to create something tangible, which can help us in empowering ourselves holistically for stress management. So, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट डांस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप लोग बताएं अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ हो जिसको हम आंसर कर सकें या हम लोग साथ में डील कर सकें। अरविंद जी। अरविंद जी। जी मैम, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था खुद को। बहुत अच्छा मैम। डांस और स्ट्रेस के संदर्भ में जो बुनियादी बात हो सकती थी, उसे आपने हमारे बीच रखा। और उस प्रक्रिया में जो बात मुझे समझ में आई कि बेसिकली डांस आत्मा और शरीर के बीच में एक गहरा संवाद है। और जी इस बिल्कुल। संवाद को अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने अधिकतम नज़दीक आते हैं, आप अपने सेल्फ के पास आते हैं। और हम इंसान अपने सेल्फ के पास जितना ज़्यादा होते हैं, बाहरी तनावों से हम उतना ज़्यादा मुक्त रहते हैं। और वाजिबन जो दुनिया की बाहरी भाषा में हम जिन बातों को नहीं कह पाते हैं, नहीं बता जी पाते हैं, नहीं व्यक्त कर पाते हैं, डांस के माध्यम से हम उसे कह सकते हैं। इसलिए डांस को कहा जाता है कि डांस इज़ द हिडन लैंग्वेज ऑफ द सोल। आत्मा की एक जी बिल्कुल। सांकेतिक भाषा है नृत्य। तो उस अर्थ में आपने डांस के इस वैल्यू को, डांस के इस महत्व को
बल्कि डांस जो एक साइलेंट पोइट्री के तौर पर भी देखी जाती है, उस चीज़ को आपने जो है अपने संक्षिप्त वक्तव्य में रखा है। मेरी पहली जिज्ञासा होगी, मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी जिज्ञासा और प्रश्न रखेंगे, लेकिन मेरी पहली जिज्ञासा होगी कि नृत्य के माध्यम से, डांस के माध्यम से जिस तरह से हम अपनी आत्मा और शरीर को अधिकतम नज़दीक करने में सक्षम होते हैं और उससे तमाम तरह के तनावों से मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं हमारे सामने, तो क्या नृत्य के माध्यम से नृत्य को हम ठीक उसी तरह से, और कथक नृत्य को भी उनमें से एक है, नृत्य को हम उसी जी, तरह, सुनाई नहीं पड़ रहा है, हाँ, थोड़ा सा जोर बोले। जो सोशल स्ट्रेस की जिसे कहते हैं, सामाजिक चिंता जिसे कहते हैं, तनाव जिसे कहते हैं, जी, जी, उसको भी दूर करने में या उसको भी मैनेज करने में इसकी भूमिका बनती है क्या मैम? जरा इस पर आप प्रकाश डालेंगे तो जी, हमारे लिए। जी, जी। बिल्कुल बनती है। देखिए डांस तो एक ऐसा माध्यम है जो ना रिलिजन को समझता है, ना कंट्रीज़ को समझता है, ना बाउंड्रीज़ को समझता है। जी। जी। आप कहीं भी म्यूज़िक बजा दें, कैसे भी, जैसे अगर आप रशा चले जाएँ, रशियन म्यूज़िक पे आप डांस करें, रशियंस यहाँ पे आ जाएँ, वो सुनते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वो डांस करते हैं उस पे। पूरा चाइना डांस करता है इंडियन म्यूज़िक पे। तो जब आप सोशली बात करते हैं लोगों को जोड़ने की थ्रू डांस, तो डांस का तो कार्य ही है ये, वो सामूहिक लोगों को बांध कर ही रखता है। देखिए, चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी ऐसा फंक्शन हो, वहाँ पे नृत्य होना बहुत ज़रूरी होता है और वो सामूहिक नृत्य होता है। हाँ, आप हाँ, देखिए शादियों में भी जो एक छोटा-सा बारात के सामने भी डांस होता है, वो एक तरह का नृत्य तो होता है। हाँ, उसके कोड्स नहीं होते हैं, उसका कोई रूल नहीं होता है, लेकिन वो सब लोग अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। उसमें आपकी बॉडी का जो भी एक्सप्रेशन है वो आता है। उसमें ये कुछ नहीं होता कि उन्होंने ऐसे डांस किया, उन्होंने वैसे, बट वो एक सामूहिक खुशी व्यक्त करने का मौका है। उस तो ये डांस तो होता ही सामूहिक है। एक डांसर एक अलग कमरे में बंद होके डांस करेगा तो उसका अपने लिए उसका फ़ायदा है, समाज के लिए नहीं है। जब हम एक साथ मिल के कोई चीज़ करते हैं या एक डांसर अगर हम कोई वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो इतने सारे ऑडियंसेस को अपने साथ बाँध के करते हैं। तो इसका एक सामूहिक कॉनोटेशन तो है ही डांस का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी एक प्रश्न मैंने देखा था अरविंद जी, वो कह रहे थे जी, कि क्लासिकल डांस जी, ज़्यादा जी। बेहतर है स्ट्रेस रिलीविंग में कि मॉडर्न डांस ज़्यादा जी, डॉक्टर त्रिलोचन वो है? जी ने ये प्रश्न रखा हमारे सामने। जी, जी जी। मैम, तो आपकी टिप्पणी इस पर चाहिए। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि डांस की जो अपनी एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो सबकी अपनी पर्सनल है, ठीक है? आजकल के बच्चे अगर अगर पेरेंट्स उनको एक्सपोज़ ही नहीं करेंगे फ़ोक डांस से, क्लासिकल डांस से, तो जो उनको दिखाई पड़ेगा, वो वही सीखेंगे। तो अगर वो कंटेम्परेरी डांस करना चाह रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। डांस एज़ अ स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर कोई भी करना चाहता है, उसको जो अच्छा लगता है उसमें करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लेडीज़ मुझको मिलती हैं जो मिडल एज की हैं और वो कहती हैं कि उनको बहुत सारी लेडीज़ मुझे मिलती हैं ऐसी जो मिडल एज की हैं, वो कहती हैं कि क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? क्या हाँ, हम क्लासिकल कर सकते हैं कि नहीं? कैसे करेंगे शुरू? तो हम तो उनसे हमेशा कहते हैं कि आप शुरू करिए। आप कुछ भी शुरू करिए, उसको शुरू करिए, क्योंकि एक डांस से जो एक सेंसिटिविटी आती है आदमी में, जो एक आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक एक्सप्रेशन आपकी क्रिएटिविटी को मिलता है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लासिकल करें, चाहे आप कंटेम्पोरेरी करें, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। हाँ, लेकिन आई ऑलवेज़ फ़ील कि इंडिया में बिकॉज़ हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारे पास इतनी डांसेज़ हैं, इतनी हिस्ट्री है, इतना कुछ है सीखने के लिए, तो एक बच्चे को बचपन से हमेशा एज़ पेरेंट्स हम लोगों को अवेयर ज़रूर करना चाहिए कि ये क्या है, उनको एक्सपोज़ करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम बिल्कुल, स्कूल्स में जो थोड़ा-थोड़ा डांस सिखाते हैं, उसके अलावा भी एज़ पेरेंट्स हम लोगों को उनको ड्रामा दिखाने ले जाना चाहिए, पेंटिंग एग्ज़िबिशन्स में ले जाना चाहिए, डांस दिखाना चाहिए, चाहे आप जितने भी बिज़ी हों, सैटरडे, संडे 1 घंटा, 2 घंटा ज़रूर इसके लिए रखना चाहिए। इससे बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा सेंसिटाइज़ होता है, अपने कल्चर में उसको he will feel proud of his culture, he or she will understand the culture better and they can also pursue something if they want later. जब बच्चे को एक्सपोज़र ही नहीं मिलेगा, तो बेचारा जो टीवी पे देखेगा, उसी से वो सीखेगा कि क्या हो रहा है, बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। दैट। तो मैम, डांस बड़े-बड़े में विद्वानों का मानना है कि इंसान का जो कंप्लीटनेस है, उसकी जो पूर्णता है, वो अपने परिवेश के तमाम पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है।
और जी वाजिबन आपने सही संकेत किया है कि जो हमारा समाज है उसको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि अपने बच्चों के को आसपास की जो कला है, उनके परिवेश की जो कला है, चाहे वो कथक के रूप में हो, चाहे नृत्य के अन्य रूपों में हो, या फिर संगीत के रूप में हो, बचपन से उनकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, और उससे एक सेल्फ बॉन्डिंग उनकी बनती है। और एक समझदारी के साथ कि आई ओनली ट्राई टू डांस बेटर देन माई सेल्फ, इस समझदारी जी के साथ अगर उससे जुड़ेंगे उसे, तो शायद वो ज़्यादा जुड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि एक मिडिल एज की थी और उन्होंने कहा कि क्या मैं अब शुरू कर सकती हूँ, तो एक भीतर एक संकोच है कि क्या मैं कर भी सकती हूँ या नहीं, जी क्योंकि बिल्कुल हाँ। दूसरे निगाह में रहते हैं कि वो इतना अच्छा करते हैं और अब मैं शुरू करूँगी तो क्या करूँगी। तो माता पिता अगर खुद See, के प्रति ऐसा कॉन्फिडेंस अदिति, देंगे। डांस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, डांस में अच्छा और बुरा करना तो बहुत बात की बात आती है ना? और अगर स्ट्रेस कोई मैनेजमेंट कंपटीशन तो है तो स्ट्रेस भी मेरा मैनेजमेंट तो मानना है वो कि बेटर आप देन माई सेल्फ का कंपटीशन हो सकता है। जी, बिल्कुल, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। देखिए, एक एक बिल्कुल। गाँव में एक महिला जितना खूबसूरती से डांस कर सकती है, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या अपने फ्री टाइम में वो कुछ करने के लिए, क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए, वो बहुत सुंदर नृत्य होता है। उसमें अच्छा-बुरा, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड्स इसका कोई मायने नहीं होता है। अनलेस आप किसी परंपरागत उसमें सीख रहे हैं शैली में और आपको वही परफ़ॉर्म करना है और उसको 10 लोग बैठ के जज कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो एक क्लासिकल परफ़ॉर्मेंस होता है, जो वो एक प्रोफ़ेशनल परफ़ॉर्मेंस होता है, वो अलग बात होती है। लेकिन जहाँ तक अपने को एक्सप्रेस करने की बात है, वो तो आप कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग कितनी बार कव्वाली सुनते-सुनते रश में आ जाते हैं, अपने आप ही डांस करने लगते हैं, अपने आप ही कहीं न कहीं हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको भी हम भगवान की तरह परसीव करते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कीर्तन में लोग डांस करने लगते हैं। वो उनका अपना एक्सप्रेशन है, उसमें कोई अच्छा-बुरा का कोई महत्व नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न डॉक्टर केसरी नंदन शर्मा ने रखा हुआ में, वेदर एंजॉइंग डांस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वे ऑफ डांस इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करने के संदर्भ में उन्होंने रखा हमारे सामने। आई फील आई फील एन्जॉयिंग डांस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एज़ अ डांसर मैं बहुत सालों तक इस प्रणाली में ट्रेन्ड हूँ और भी मेरे बहुत सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, जो सालों से उनके परिवार ही में डांस है, इतने जनरेशन से वो डांस करते आ रहे हैं। डांसर में सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपना डांस खुद जब तक एन्जॉय नहीं करेगा, तो वो दूसरों को वो एन्जॉयमेंट कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। अगर आप देखें जो इंसान स्टेज पे बैठ के कभी गा रहा होता है, चाहे फ़िल्म का गाना गाए, चाहे राग गाए या कुछ बजा रहा होता है, उसके मुँह पे एक आनंद, एक ग्लो होता है। वो आनंद, वो ग्लो वो खुद फ़ील कर रहा है। जब वो खुद फ़ील कर रहा है, कौशिकी जी जब वो खुद फ़ील करती हैं इमोशंस और गाती हैं, तब वो ऑडियंस तक कम्युनिकेट होता है। जब मैं अपने नाच में खुद मग्न हो जाऊँगी, खुद अपने डांस को एन्जॉय करूँगी, तो वो ऑडियंस एन्जॉय करेगा। बहुत सही बात कही मैंने। इसे अगर मैं कविता के संदर्भ में देखूं तो मध्यकाल में कबीर दास नाम के एक कवि हुए, हम सब जानते जी, हैं। बिल्कुल। और उनकी कविता की भाषा के बारे में विद्वानों ने तमाम तरह की राय रखी थी कि खिचड़ी भाषा है, ये भी कोई कविता की भाषा है टाइप। लेकिन जिस कविता में खुद डूबे हुए थे, वो कविता जब दुनिया के सामने आई तो तमाम पंडित कवियों से बेहतर कवि के रूप में स्थापित हुई। तो उसी रूप जी, में बिल्कुल। डांस में एक्सपर्टी या डांस करने के मैनर या तरीके ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो करके, डांस में आप कितना खो सकते हैं, कितना डूब सकते हैं, जी, वो ज़्यादा बिल्कुल। महत्वपूर्ण बनता है। बिल्कुल और आज का जैसा टॉपिक कि भी यही है कि हम अपना जी स्ट्रेस मैनेज कैसे करेंगे डांस के थ्रू। जी जी अपने स्ट्रेस को स्ट्रेस को एक नृत्य के माध्यम से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें एन्जॉयमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए जी इंसान जो है एक एक आपसे एक निजी बात शेयर करना चाहती हूँ आप जी लोग जी सबसे। जी अम, कोविड आया, ठीक जी आई सो कोविड में ऐसा हुआ कि 2020 में कोविड आया, 2021 में आई लॉस्ट माय फादर टू कोविड, वो तो सेकंड वेव आई। बहुत मुश्किल टाइम था, बड़ी मुश्किल से हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ पे पहुँचे कहीं किसी तरह। हम लास्ट राइट्स नहीं ठीक से कर पाए अपने फादर के, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने किसी तरह कुछ करके वो किया। फिर ठीक 1 साल बाद आई लॉस्ट माय मदर ऑल्सो। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी, इतनी ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम से मैं खुद गुज़री हूँ और इसमें सिर्फ़ एक चीज़ ने मेरा साथ दिया है, वो है मेरा डांस। ये बड़ी बात कही आपने, बहुत हमने बड़ी। रोज़ बिना नागा के अपने आप को पुश करके
अपने डिप्रेशन और एंजाइटी में रोज आके नृत्य किया, चाहे इस रोए पर चाहे थोड़ा जो सा भी करे, मैं बट मैंने उसको मैं दो छोड़ा वाक्य नहीं। में मैं दो वाक्य में एक प्रश्न में बात जोड़ देता हूँ, बल्कि टिप्पणी कर कहना चाहिए इसी चीज़ को जिसे अभी आपने बताया है निजी संदर्भ में, उस पर थोड़ा सा और विस्तार से अगर आप बोलेंगे मैम तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कथक अपने जटिल फुटवर्क के साथ शरीर में शक्ति को स्थिर करने, पूरे शरीर में कंपन पैदा करने, लय उत्पन्न करने और शरीर पर नियंत्रण विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कराता है। कथक का यह पहलू हमारे अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने में कितना मतलब कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हमने आपको अभी बताया अपने जी जी जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि उसमें जो फुटवर्क होता है कथक का, जी जी जो एक बेसिक हमारा फुटवर्क होता है, वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक घंटों तक प्रैक्टिस वो चल सकती है। या हम जो अपनी टेक्निकल कथक प्रैक्टिस करते हैं उसकी घंटों, वो जब हम करते हैं हमारी एक स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस रहती है। दैट इज, यू आर नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, इट इज लाइक अ मेडिटेशन दैट यू डू। 1 डेढ़ घंटे जब इंसान तत्कार करता है उसी चीज को बार 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 रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है, वो कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं जाके एक मेडिटेशन बन जाती है। जी जैसे आप मेडिटेट करते हैं, आप बराबर सांस लेते रहते हैं, एक बिंदु पे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं, आप एक और स्टेट में चले जाते हैं। उसी तरह डांस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जो आप जितना भी टेक्निकल डांस आप देखते हैं, जो डांसर स्टेज पे कर रहे होते हैं, वो कोई किसी अपने एनवायरनमेंट के को देख के, ऑडियंस को देख के नहीं कर रहे होते हैं। वो ऑलरेडी एक अलग स्टेट में चले जाते हैं, अपना अपना पूरा रूटीन वो जब कर रहे होते हैं, तो उनका जो एक माइंडफुलनेस का स्टेट होता है, वो एक अलग रेल्म पे उनको ले जाता है, वो एक अलग फीलिंग होती है। यू कैन एक्चुअली सो मेनी टाइम्स व्हेन यू आर डांसिंग, आप अपने को दूर से एज अ डांसर देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जी। आप वो अलग ही एक्सप्रेशन होता है, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हुए चैट बॉक्स में। एक प्रश्न है डॉक्टर शिवांगी नैथानी देवरानी का, हाउ डज डांस थेरेपी सपोर्ट पीपल विद साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डांसिंग एज ए टूल फॉर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, इस संदर्भ में पूछ रही है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक तो म्यूजिक इनहेरेंट होता है। अगर आप देखें, एक बच्चा पैदा होता है, उसको अगर आप म्यूजिक लगा दें तो वो काम हो जाता है, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, रोता हुआ बच्चा हम्म, सो जाता है। हम तो लोरी गा के सुनाते हैं किसी को, सुलाते इसीलिए हैं क्योंकि वो काम हो जाता है, आपका बॉडी काम हो जाती है। तो जब कभी कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, अगर आप म्यूजिक लगा दें तो देखिएगा कि आदमी का पैर अपने आप थिरकने लगता है। अगर आप कहीं बैठे होते हैं, म्यूजिक बजता है, तो आप पीठ पे आपके पैर अपने आप चलने लगेंगे। आप वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, वो सबका होता है। वो बच्चे बूढ़े जवान सबका होता है। और जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, जी जी जी। उनको ये थेरेपी दी जाती है डांस और म्यूजिक। और जहाँ वो हल्का-हल्का समझ के कुछ अपना पैर, हाथ उठाने लगते हैं, उनका कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इवन पार्किंसंस के पेशेंट्स को, अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को, या डाउन सिंड्रोम के बच्चों को म्यूजिक और डांस थेरेपी का बहुत सहारा लेके उनको आगे बढ़ाया जाता है। इनफैक्ट जो डाउन सिंड्रोम या इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो कम समझते हैं, स्लो बिगनर्स होते हैं, उनको डांस और म्यूजिक के थ्रू उनके लेसन्स या चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। आई बिल्कुल। आई हैव अ फ्रेंड इन अ स्कूल जो कि इस तरह के बच्चों को पढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि हम लोग जो नॉर्मल चीजें पढ़ाते हैं, वो हम गा के पढ़ाते हैं। जी जी वो हम एक तरीके से हैंड एक्शंस और मूवमेंट्स के थ्रू पढ़ाते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को भी देखें, जो नॉर्मल स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको एक्शन के थ्रू कोई चीज बताई जाती है या गा के कोई चीज बताई जाती है, तो वो उस चीज को जल्दी सीखते हैं। रादर देन नॉर्मली अगर आप सिर्फ बोल के वो कोई कॉन्सेप्ट उनको बता दें, उनको समझ में देर से आता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप एक्शन के थ्रू, विजुअली या गाने के थ्रू कुछ सिखाएँगे, तो वो जल्दी सीख जाएँगे। इसलिए डांस का महत्व है किसी तरह के भी डिसऑर्डर्स को डील करने में। डॉक्टर विकास शर्मा ने मैम इसी को थोड़ा सा ताल और राग के संदर्भ में जोड़कर प्रश्न रखा है। मैम, डांस एंड सिंगिंग बोथ आर बेस्ड ऑन म्यूजिक एंड म्यूजिक इज बेस्ड ऑन राग्स एंड ताल्स,
So are these rags and tals only which become the reason for of release of estes if are properly presented? तो ऐसा है कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो रागों पे बेस्ड है, ठीक जी है? जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो रागों पे बेस्ड है और तालों पे बेस्ड हमारा शास्त्रीय नृत्य तो डेफिनेटली है। फिर ताल तो हर नृत्य में होता है, चाहे वो फ़ोक हो चाहे कुछ भी हो। और फ़ोक म्यूज़िक भी है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी राग से ज़रूर कनेक्ट होता है। लेकिन उसका कोई कोडिफाइड वो नहीं है, उसका कोई वो नहीं बना है कि पहाड़ी जो फ़ोक है वो इसी राग में जाएगा या यूपी का फ़ोक एक गाना जैसे चैती है, ठुमरी है, कजरी है, ये ठुमरी तो फिर भी सेमी क्लासिकल फ़ॉर्म में आ जाती है, पर वहाँ के जो लोकल गाने हैं, जो सोहर गाए जाते हैं, जो देवी गीत गाया जाता है, जो वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर राग से निकले। है ना? तो जी राग जहाँ तक बेसिस है म्यूज़िक का फॉर श्योर क्योंकि क्या किया है जब सारा म्यूज़िक बना या डांस बना तो उसको फिर कोडिफ़ाई किया गया है, उसके लॉज़, रूल्स बना दिए गए। विष्णु दिगंबर भातखंडे जी ने रूल्स, लॉज़ बनाए, थाट बनाए, कि इन 10 थाटों में से रागों की उत्पत्ति होगी, इतने राग हैं, लोग आज अपने राग खुद भी बना लेते हैं। तो ये एक तरह का बेसिस तो है हमारे क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक का, पर जी जो एक फ़ोक डांस है, जो एक फ़ोक म्यूज़िक है, जिसकी परंपरा कब से चली आ रही है हमको पता ही नहीं है। तब राग होते थे कि नहीं होते थे हमें नहीं मालूम है। हमारी दादी-परदादियाँ, नानियाँ-परनानियाँ क्या गाती थी, कब गाती थी, उन्होंने म्यूज़िक तो कभी सीखा नहीं था नहीं या सीखा हो मतलब हमारे तो फैमिली में नहीं सीखा गया था पहले। तो वो कहाँ से वो राग उत्पन्न हुए, कहाँ से वो गाने आए, वो एक मन की अब आपके मन का जो एक्सप्रेशन था वो निकला है उस गाने से। वो निकली है उस ट्यून से और फिर उन ट्यून्स को फ़ॉलो करते ओरल ट्रेडिशन से इट हैज़ बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन। तो जहाँ तक राग और ताल हमारे डांस का बेसिस डेफ़िनिटली हैं, लेकिन जो हमारा म्यूज़िक है, जो हमारा जनरल म्यूज़िक है, फ़ोक म्यूज़िक है, जिससे कि ये क्लासिकल डांस और इन सब उसी से बना है आगे जाके, उसका कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक राग को एडहियर करे। हो सकता है वो 2-3 रागों का मिश्रण हो क्योंकि अब राग बन गए हैं, इसलिए हम सोच सकते हैं अच्छा इसमें ये वो स्वर लग रहा है तो ये उस राग से मिल रहा है या इसमें ऐसा स्वर लग रहा है तो इस राग से मिल रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो राग बेस्ड हो, ये बात। थैंक यू मैम। इसी राग और ताल के संदर्भ में मेरी थोड़ी सी छोटी सी जिज्ञासा है, तो बात थोड़ी आगे भी चली जाएगी। राग और ताल का संबंध अमूमन माना जाता है कि अलग अलग समय और अलग अलग परिवेश से भी होता है किसी न किसी तरह से। तो क्या इनका अलग मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, और इस अलग मनोवैज्ञानिक पहलू के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट के संदर्भ में भी राग और ताल की कुछ अतिरिक्त भूमिका हम देख सकते हैं? सो जब रागों का कोडिफिकेशन हुआ तो जी राग के समय निर्धारित किए गए। जी जो ताल है, ताल का कोई समय नहीं है। ताल समय मापने की क्रिया को ताल कहते हैं, ठीक है? ताल अलग-अलग डांस में, अलग-अलग उसमें हम कई सारी तालें अलग-अलग बना दी गई हैं। पहले 3 ताल से शुरू हुआ जो बीट ऑफ 16 है इंडियन क्लासिकल डांस में जैसे हम बता रहे हैं, नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली कथक में। इस तरह से फिर धमार ताल बनी 14 ताल की, जब ताल बनी 10 मात्रा की। तो ये एक स्पेसिफिक समय को हम कितनी बीट्स में डिवाइड करके उस समय को मापते हैं, उसको ताल कहते हैं। तो ताल तो है हमारी डांस में कहीं भी, लेकिन जो राग है, जो राग का मूड आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रागों को जब हम लोगों ने सेट किया, अलग-अलग स्वरों समूह को सेट किया कि ये स्वर के समूह को इसका ये राग मानेंगे, एक अलग स्वर के समूह को इस राग से डिनोट करेंगे, तो उनका हमने टाइम भी सेट किया। सुबह के राग अलग होते हैं, जब सुबह के राग आप सुने तो वो बड़े गंभीर होते हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। दोपहर के राग सुने तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। शाम के राग ज़्यादा चंचल होते हैं, रात के राग ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। कुछ राग होते हैं जो एक विलाप टाइप का लगता है उसमें। जैसे आपने किसी को लॉन्ग लॉस्ट लवर को कोई ढूँढ रहा है या किसी को कोई नायिका को कोई ढूँढ रहा है, मूड राग में डेफिनिटली होते हैं उनके स्वरों के हिसाब से। जैसे बहार है, बहार राग में
जो स्वर का पूरा अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि आपको एकदम एक लगेगा जैसे स्फूर्ति आ गई। कहीं फूल खिल रहे हैं, कहीं कलियाँ चटक रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसी तरह मल्हार होता है, तो बारिश का राग अलग होता है। उसमें लगता है कि जैसे कहीं न कहीं बारिश का मौसम है, कुछ ऐसा है, तो ये डेफ़िनेटली है कि राग गाने से और उस समय और समय से उनके समय से गाने से उस मूड का ट्रांसफ़र होता है, वो मूड हमको इम्बाइब करते हैं, उस मूड को हम समझते हैं कि बिल्कुल। ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसी समय पे उस राग को गाया जाए। एक परफ़ॉर्मेंस अगर होता है तो उसमें सिंगर, आर्टिस्ट अपने राग को चूज़ करके गाता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो उसी समय के राग, नहीं तो फिर सुबह-सुबह के राग तो कभी गाए ना जाएँ, क्योंकि सुबह-सुबह तो कोई ऐसा ख़ास परफ़ॉर्मेंस बहुत कम होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग होते हैं। तो जो राग का मूड होता है वो डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट होता है। उससे डेफ़िनेटली जो उसके कॉम्पोज़िशन बने हैं वो भी उसी हिसाब से बने हैं। जी, जी। जागो मोहन प्यारे सुबह का राग है। सुबह-सुबह इसको गाते हैं, तो उसका एक अलग मूड होता है। यमन यमन जो है वो अ, ये तीसरी पहर का राग है, जिसमें कितने फ़िल्म के गाने बने हैं। जब दीप ढले आना, जब शाम ढले जाना, बहुत। सॉरी, और चंदन सा बदन, ऐसे बहुत सारे गाने राग यमन में बने हैं जो शाम के समय की एक रोमांटिक जो एक व्यू होती है, एक सुंदरता होती है, उसको दर्शाते हैं। तो इस तरह से राग मूड डेफ़िनेटली बताते हैं, डेफ़िनेटली कन्वे भी करते हैं अपना मूड, पर ये ज़रूरी नहीं है कि उन रागों को उसी समय ही सिर्फ़ गाया जाए एक प्रोफ़ेशनल परफ़ॉर्मेंस। और जहाँ तक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सवाल है, जी, जी। हमारे ख़्याल से कोई भी राग हो, कोई भी म्यूज़िक हो किसी भी तरीके का, आप देखें अगर आप कभी विचलित हों, आप कभी वरीड हों, आप कभी परेशान हों, किसी तनाव में हों और कहीं से एक गाना बज जाए, हुँ, हुँ। बहुत सुंदर सा, आप उसको गुनगुनाने लगे, आपको देखिएगा मूड 1 सेकंड में बदल जाएगा। आपका सारा तनाव, आपकी सारी परेशानी, आपका सारा डिप्रेशन जो आप अभी 1 मिनट पहले रो रहे थे कि हाय! ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो इस उस एक गाने से, एक धुन से आपका पूरा माइंड जो मेंटल मेकअप होता है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस तो म्यूज़िक एंड डांस आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अ, इस क्लासिकल डांस और म्यूज़िक के संदर्भ में ही एक प्रशांत गमीश हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं मैं। Indian classical dance forms are still actively practiced and appreciated. But in modern world, what is position of classical dance? Do you think are we go for go for from it? सॉरी? ये पूछ रहा है कि मैम जो क्लासिकल डांस है उसका एप्रिसिएशन आज भी है और एक्टिवली उसका प्रैक्टिस उसकी हो रही है, लेकिन आज के समय में इनका वास्तविक पोजीशन क्या है? कुछ लोग कुछ समूह शायद इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोगों के बीच शायद इसका एप्रिसिएशन है, लेकिन आने वाले समय में इस क्लासिकल डांस को लेकर के हम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं? आपकी टिप्पणी इस पर वो चाहते हाँ, जब ये क्वेश्चन आता है तो मुझे हमेशा ये कहना पड़ता है कि हम लोग खुद इस भविष्य को अपने हाथों में लेके चल रहे हैं। हैं। ये हर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को सेंसिटाइज करे क्लासिकल म्यूजिक और डांस, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक और डांस से जो गंभीरता और सेंसिटिविटी और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे में आता है, वो किसी और चीज से नहीं आता। जो इतना आजकल बच्चे ड्रग्स और इतना वेपिंग कर रहे हैं, इतना स्मोकिंग कर रहे हैं, इतना ये एक बड़ी सुपरफिशियल सी लाइफ हो गई। अगर आप देखें, चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर लाइव्स। एक इतना कमर्शियल कल्चर है, इतना ज़्यादा वांट्स हो गई हैं सबकी, और वो वांट्स भी उनको सैटिस्फाई नहीं करती। जैसे बच्चे के पास अगर 4 खिलौने हैं तो उसको 5वाँ चाहिए, 5वाँ मिल जाएगा तो उसको उससे खुशी नहीं। अगर उसको उसके पास बाइक है तो उसको और एक्सपेंसिव बाइक चाहिए, उसके बाद उसको कार चाहिए, कार के बाद मर्सिडीज़ चाहिए, मर्सिडीज़ भी मिल जाएगी, उसके बाद क्या? इसका कोई अंत नहीं है। और ये चीज़, ये गंभीरता और सेंसिटिविटी हर पेरेंट को अपने बच्चे में शुरू से लानी चाहिए। अगर आप नोटिस करें, जो हम लोग के मदर-फादर की जनरेशन थी या उनसे पहले की जनरेशन, दे वर वेरी हैप्पी, सिंपल, सैटिस्फाइड पीपल। बिल्कुल।
मुझे नहीं लगता कि उनको 1 गाड़ी या 2 गाड़ी के अलावा किसी और गाड़ी की ज़रूरत पड़ी हो कि हमारे पास 6 गाड़ियाँ खड़ी रहें तभी हमारा एक लाइफ़ सक्सेसफुल कहलाएगी। ऐसा तो कोई था ही नहीं अ, हमारे मदर-फादर की। माय मदर एंड फादर वर डॉक्टर्स, दे वर वेरी सिंपल पीपल, दे ऑलवेज़ सर्व्ड सोसाइटी। कभी ऐसा था ही नहीं कि वो इस तरह की कोई चीज़ डिमांड करें। तो जहाँ तक हमारा ख़्याल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचपन से ही इन सब चीज़ों से सेंसिटाइज़ करके उनको ऑलरेडी एक्सपोज़र देना चाहिए। जो आप बहुत डिफ़रेंस देखेंगे ऐसे बच्चे में, जो कहीं न कहीं थोड़ी देर भी क्लासिकल डांस अगर सीखा हुआ है, उसका एक एप्रिसिएशन टू आर्ट बढ़ जाता है। जब एक एप्रिसिएशन टू आर्ट बढ़ता है, उसको आर्ट समझ में आने लगती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है, लोगों को ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा अच्छे से डील करता है। ये बहुत इंटरकनेक्टेड चीज़ है साइकोलॉजिकली जो लोग समझते नहीं हैं। और किसी ने शायद मेरे ख्याल से ये भी पूछा था कि अगर हम डांस में कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी तनाव होता है, तो वो ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल तो उसका एक छोटा-सा ये है कि जब आप कोई भी कॉम्पिटिशन में जाएँ, च अगर आप कोई क्लासिकल डांस या म्यूज़िक सीख रहे हैं और उसमें किसी कॉम्पिटिशन में एंटर कर रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू प्रैक्टिस व्हाट यू नो एंड टू डू इट योर बेस्ट। उसमें कोई तनाव की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपका प्रेज़ेंटेशन अच्छा है, तो आपको कहीं किसी तरह के तनाव फ़ील नहीं होगा। तनाव तभी फ़ील होता है, प्रॉब्लम तभी आती है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है या आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। दैट गोज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर आपकी तैयारी ही नहीं अच्छी होती है, तभी आपको घबराहट, तभी आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप परेशान होंगे या अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करें। तो एक क्वेश्चन अभी आया है कि क्लासिकल डांस में कोई जेंडर बायस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्लासिकल डांस में कोई जेंडर बायस नहीं। लड़के-लड़कियाँ हर तरह का डांस परफ़ॉर्म करते हैं, चाहे वो मॉडर्न कंटेम्परेरी हिप हॉप हो, चाहे वो कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो जेंडर बायस एंड हैज़ नेवर बीन इन डांस, नाइदर इन म्यूज़िक। जितनी अच्छे से एक आदमी पुरुष गा सकता है, उतनी सुंदरता से एक औरत भी गा सकती है। और हर तरह का डांस एक पुरुष और एक महिला दोनों परफ़ॉर्म कर सकते हाँ, लेकिन मैं सॉरी मैम, मेरा म्यूट कर दिया गया था, तो इसलिए मैं आपको सहयोग नहीं कर पा रहा था। जो कंपटीशन के बारे में, डांस प्रतियोगिता के बारे में प्रश्न उठाया है, वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय माना जाना चाहिए। मेरा ख्याल है, हम तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन डांस जब कमर्शियल प्रतियोगिता में बदल जाए तो उससे तनाव के तमाम रूप सामने आते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बल्कि बेस्ट 100 डांसर होंगे, चुनना उनको दो ही है, तीन को ही है, और टॉप दो या तीन ही करेंगे। तो 97 जो बेस्ट डांसर हैं उनको भी एक स्ट्रेस के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, और अगली तैयारी तक के लिए बीच में काफ़ी गैप बनता है जिसमें वो काफ़ी दबाव में रहते हैं। तो डांस को इस हद तक कमर्शियल पोजीशन में ले जाकर छोड़ देना, और नई पीढ़ी या बच्चों के बीच हम जो चाहते हैं कि नृत्य एक आर्ट के रूप में पहुँचे, तनाव का एक ज़रूरी पहलू अपने आप उसमें जुड़ा रह जाता है। इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप। हैं। तो ऐसा है कि ये तो आप जो कह रहे हैं दैट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी कॉम्पिटिशन। जी। आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, आप जान लगा के अपने लाइफ़ के 10 साल पढ़ते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ़िसर बने ही, है ना? तो लेकिन आप उससे जीवन से मुँह तो नहीं मोड़ लेते हैं ना, पढ़ाई तो जी। नहीं छोड़ देते हैं ना, प्रोफ़ेशन कोई ना कोई तो लेंगे, चाहे आप टीचर बने उसके बाद, चाहे आप कुछ भी बने, चाहे आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें। तो ये डांस के लिए भी है। डांस में कॉम्पिटिशन है, 100 लोग हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हैं, ठीक है, हम आपको क्या करना है, आपको अपना सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट करना है। देखिए हम ने जब खजुराहो में परफ़ॉर्म किया,
जी, तो मेरी गुरुजी हैं शुभा मुद्गल जी, मेरी फर्स्ट टीचर थी, उनका क्लास चलता था, वो डांसर भी हैं, बहुत जी, लोगों को शायद ये नहीं पता हो। उनके अंडर मैंने अपनी डांसिंग शुरू करी इलाहाबाद में। जी, मैंने उनको सबसे पहले फ़ोन किया, हमने कहा कि दीदी इतने सारे बड़े-बड़े डांसर्स उस प्लेटफ़ॉर्म पे डांस कर चुके हैं और करेंगे मेरे साथ उसी दिन। तो हमें बहुत घबराहट ये हो रही है कि मैं क्या करूँ? कैसे हम अपने को इतना अच्छा परफ़ॉर्म करें कि हम तो उन्होंने हमसे एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि देखो जो तुम करो, वो एकदम सच्चाई से करो। बी ट्रू टू योरसेल्फ और उसको तुम अपना बेस्ट लगा के 200% करो और फिर भूल जाओ उसके बारे में। क्योंकि जी, उससे ज़्यादा इंसान नहीं कर सकता है। आप सबसे अच्छा अपनी सबसे अच्छी मेहनत, सबसे अच्छी कोशिश करिए। अगर कुछ होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ये तो एक कॉम्पिटिशन है। इसमें किसी न किसी को फर्स्ट, सेकंड तो आना ही है ना। लाइफ इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन लाइक दिस। तभी तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डांस कह रहे हैं। अगर डांस में आपको टेंशन होता है तो आप प्लीज़ और डांस कर लीजिए उसके लिए, उसको रिलीव करने के लिए। लेकिन डांस को छोड़ देना, उससे मुँह मोड़ लेना कि मेरा हुआ नहीं, ये तो कोई बात नहीं होती क्योंकि ये अगर आप एक ही स्लॉट है या 2 ही स्लॉट है तो उसमें तो 2 ही लोग जा सकते हैं। 100 के 100 तो नहीं आ सकते। ये तो सब लोग को ये कॉम्पिटिशन में जाने के पहले सोच लेना चाहिए और अपना बेस्ट करना चाहिए। एक जी, थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, अन्नपूर्णा जी हैं, उनका एक प्रश्न है कंटेम्परेरी डांस के संदर्भ में। उनका मानना है कि जो कंटेम्परेरी डांस पैटर्न है, वो हाईली डिस्टर्बिंग है और एक इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, सेंस ऑफ इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है। जबकि हम देखते हैं कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, विद्यार्थियों के बीच उसकी लोकप्रियता भी उतनी ही ज़्यादा है। तो क्या कंटेम्परेरी डांस को एज ए मीन्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनाया जा सकता है? किसी भी फॉर्म ऑफ डांस को एज़ अ स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनाया जा सकता है। कंटेम्परेरी डांस डिस्टर्बिंग तब होता है, जब वो बिना सीखे, बिना किसी रूल रेगुलेशन के किया जाए। कंटेम्परेरी डांस ईज़ी नहीं होता है। कंटेम्परेरी डांस अगर आप कभी सीखें और सीख कर के उसको परफ़ॉर्म करें, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल एंड अ वेरी डिफिकल्ट डांस ऑल्सो। इट इज़ नॉट ईज़ी कि हिप हॉप कर लिया, हर आदमी हिप हॉप नहीं कर सकता है। उसका जो बॉडी मूवमेंट है, बॉडी कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से आप अपनी बॉडी को अलग-अलग ढंग से तोड़ के करते हैं, इट इज़ अ वेरी, वेरी टफ थिंग। उसी तरह जिस तरह आप कथक में 100 चक्कर ले जाते हैं, वो दूसरों को लगता है बड़ा अचंभा कि ये कैसे कर लिया। बहुत सालों की प्रैक्टिस, डांस, साधना से ही वो आता है। तो कंटेम्परेरी डांस कैन आल्सो बी अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि कंटेम्परेरी डांस या हिप हॉप या बैले या कोई भी और डांस फॉर्म हो, हर तरह का डांस एक स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको बता रही हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जी, अगर आप होली का भी डांस अगर आप देखें जो चौराहों पे खड़े होके वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो भी एक तरह का रिलीज़ होता है, जो आदमी अपने को रोज़ की लाइफ़ में इतना बँधा हुआ पाता है, इतने रूल्स रेगुलेशंस से सोसाइटी में रहता है, उसको जब वो मौका मिलता है, तो वो अपना पूरा खुला क्रिएटिविटी, चाहे वो ट्यूटर्ड क्रिएटिविटी हो, चाहे वो अनट्यूटर्ड क्रिएटिविटी हो, वो दिखाता है और उससे उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। जी, 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 थैंक यू मैम। मेरा ख्याल है जो कंटेम्परेरी डांस है उसमें लाउड म्यूजिक एक बड़ी चीज़ है और सेंस ऑफ साउंड में वो एक इनडिसिप्लिन के तौर पर कभी-कभी देखा जाता है और शायद उसको एक बड़ा डिस्टरबेंस मान करके उसके प्रति एक क्वेश्चन मार्क मन में रहा होगा। जो कई काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर आप कंटेम्परेरी डांस को भी उसके पूरे डिसिप्लिन के साथ सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो जाती है। जी, अ, बिल्कुल। जी, मैम एक प्रश्न है, असीम करकेटा हैं, उनका है, मैम आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग बट डज आवर क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस होल्ड एनी जेंडर? ओह, इस पे तो आप जवाब दे चुके हैं खुद ही। जी, मैं पढ़ के दिया था उसका जवाब। हाँ, मेरा एक दूसरा सवाल मैम है कि जो ये कथक डांस है और जो इसके डिसिप्लिन है, ये काफ़ी मुझे बंधे हुए दिखाई देते हैं, बंधे इन द सेंस अब काफ़ी हार्ड दिखाई देते हैं। तो क्या कथक कथक डांस की प्रैक्टिस करना या उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना इन कॉमन सबके लिए आसान है, या फिर ये बहुत पर्टिकुलर तरीके या माइंडसेट वाले लोग ही इसको अपने लाइफ में और प्रैक्टिस में ला सकते हैं?
मैंने डांस शुरू किया था जब मैं 5 साल की थी, मेरा कोई माइंडसेट नहीं था। हम लोगों को इलाहाबाद में ऐसा होता था कि मोहल्ले के घर से हर बच्चे को एक कोई कला सीखनी होती थी। तो उसमें या तो कोई गाना गाता था बच्चा जिसको गाना अच्छा लगता था, जिसको डांस अच्छा लगता था, वो डांस करता था, जिसको कुछ बजाना अच्छा तो सब लोग कुछ ना कुछ सीखते थे कि इलाहाबाद का कल्चर था। शाम को हर घर से हर एक बच्चा निकल के कहीं न कहीं किसी डांस क्लास जाता था और सैटरडे संडे हर बच्चा कुछ ना कुछ खेलता था। तो ये एक कल्चर था। तो इसमें ये कुछ नहीं है कि एक माइंडसेट की ज़रूरत है। 5, 6, 7 साल के, 8 साल के बच्चों को कोई माइंडसेट नहीं होता। हम लोग की थिंकिंग फ्री होती है। माइंडसेट बनता है जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, जब हमारे बहुत प्री कंसीव्ड नोशंस हो जाते हैं और जब हम अपने लिए बहुत सारी बाउंड्रीज सेट कर देते हैं कि ये तो हम नहीं कर पाएँगे, ये तो हम नहीं कर पाएँगे। ये हमको कोई बोलता नहीं है कि आप नहीं कर पाएँगे। ये हम खुद अपने आप को बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे, बहुत टफ है ये। ऐसे तो बहुत चीज़ें बहुत टफ होती हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए और ऐज इज़ नो लिमिट, नो बार एट ऑल। मुझे लगता है डांसिंग आई हैव लेडीज़ हू हैव स्टार्टेड डांसिंग एट द एज ऑफ 70 आल्सो। ठीक है, वो बहुत तेज़ नहीं कर पाएँगी, वो किसी कॉम्पिटिटिव डांस में नहीं जा पाएँगी, बट वो अपनी क्रिएटिविटी को तो कहीं न कहीं एक्सप्रेस कर रही हैं। वो अपने मन की इच्छा है जो डांस करने की, खड़े होके कवित्व करने की, खड़े होके थोड़े छोटे टुकड़े करने की, वो तो कहीं उनको हमको इतनी खुशी मिलती है उन लोगों को देख के बिकॉज़ दे आर सो हैप्पी डूइंग। They are not doing it for profession, they are doing it for self satisfaction. And I always feel कि जो चीज़ आप self satisfaction अपने को खुश करने के लिए करते हैं, वो कहीं न कहीं बाहर ज़रूर आके दिखाई पड़ती है। जैसे एक फूल की होती है, खुशबू होती है, फूल ये थोड़ी समझ के खुशबू करता है कि हम सबको खुशबू सुंघाएँगे अपनी। उसकी तो अपनी खुशबू होती है, वो अपने आप ही पहुँच जाती है लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में अभी उभर कर आ रहा है लगातार, कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब पिछले 30-40 सालों में पूरी दुनिया में, पहले ये अमेरिका का हिस्सा था, यूरोप का हिस्सा था, लेकिन अब पूरी दुनिया में एक कंज्यूमर सोसाइटी स्थापित की गई है तमाम माध्यमों के द्वारा। और उस कंज्यूमर सोसाइटी को स्थापित करने में जो पॉपुलर डांस फॉर्म है, जिसे कंटेम्प्रेरी डांस के रूप में लोगों ने चिंता का विषय भी बताया है, उसके माध्यम से कंज्यूमर कल्चर को स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका में योगदान मिला है उसका। तो क्या आप कंज्यूमर कल्चर के साथ डांस के जिस फॉर्म को पॉपुलर किया गया है और उसके साथ बहुत सारी वैल्यूज आई हैं, उसके साथ क्या भारतीय समाज की का कोई टकराहट बनता है? और इसी के साथ मैं ये बात भी जोड़ देना चाहूँगा, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंज्यूमर कल्चर के साथ जो डांस फॉर्म्स आए हैं, जो पश्चिम सोसाइटी पर केंद्रित हैं, और भारतीय समाज जो अभी भी बहुत कुछ मूल्यों के साथ, मूल्य इन द सेंस ऑफ जो हज़ारों सालों की परंपरा चली आ रही है, उसके बहुत सारे पहलुओं से अभी भी हमारा समाज बंधा और जुड़ा हुआ है। तो क्या हम भारत के स्तर पर डांस के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म्स को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर भी और संस्थागत स्तर पर भी? उसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है आज के दौर में? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अपना कल्चर और अपना उसको आगे बढ़ाने में यंगर जनरेशन को बताने में हम लोगों को खुद पहल करनी चाहिए। मैंने बहुत चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, जाके मिनिस्ट्री में बात भी करी है कि डांस को एज़ अ सब्जेक्ट स्कूल में रखना चाहिए फॉर श्योर। क्लासिकल डांस बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट की तरह स्कूल में होना चाहिए व्हिच इज़ रेड एज़ अ सब्जेक्ट, व्हिच इज़ टॉट एज़ अ सब्जेक्ट सो दैट उनका एक्सपोज़र डांस और म्यूज़िक से बचपन से ही जब बच्चे का डांस एंड म्यूज़िक से एक्सपोज़र हो जाता है बचपन से, तो बच्चे की अपने आप ही वो समझ डेवलप हो जाएगी कि अच्छा म्यूज़िक, अच्छा डांस क्या है, खराब म्यूज़िक, खराब डांस क्या है जी। या हमको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए। और जो बच्चा क्लासिकली ट्रेन्ड होता है अर्जुन जी, वो जी। बच्चा जो है कोई भी तरह का फ़ॉर्म डांस कर सकता है। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी तरह का क्लासिकल, चाहे भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली कोई भी अगर कोई भी बच्चा क्लासिकली ट्रेन्ड होता है, वो नॉर्मल लोगों से जल्दी कंटेम्परेरी पिकअप करेगा, नॉर्मल लोगों से जल्दी हिप हॉप पिकअप करेगा, ज़्यादा बढ़िया बॉलीवुड करेगा। आप कुमार शर्मा को देखिए, उन्होंने कैसे कथक को एमल्गमेट कर दिया है बॉलीवुड में और उनका डांस बॉलीवुड डांस से ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता है, उनको ज़्यादा बुलाया जाता है। कैसे उन्होंने कथक को इंटीग्रेट किया है एक कंटेम्परेरी जॉनरे में जो कि बॉलीवुड उभर के आया है एक अलग से जॉनर
उसमें कैसे उन्होंने उसको इंटीग्रेट कर दिया है। अदिति मंगल दास जी है, उन्होंने वेस्टर्न मूवमेंट्स कैसे कथक में इंटीग्रेट करके अपना कथक का एक अलग ही स्टाइल बना लिया है, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, और उसको कितना लोग लाइक कर रहे हैं। तो कथक, स्पेशली कथक के बारे में मैं इसलिए बात कर सकती हूँ बिकॉज़ आई एम अ कथक डांसर। कथक के अंदर ये डायनामिज्म और ये खूबी हमेशा से रही है कि उसने नई चीज़ों को, नए कल्चर्स को अडैप्ट किया है अपने अंदर, और फिर भी वो अभी भी चला आ रहा है वैसा ही। तो जहाँ तक इसकी बात है कि हम बच्चों को कंज्यूमरिज्म, अब कंज्यूमरिज्म तो है, इट्स अ वे ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, बट यू कैन मेक योर चाइल्ड अवेयर ऑफ दिस कंज्यूमरिज्म। व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने बच्चों को अवेयरनेस डेवलप करिए, आप अपने अंदर ये अवेयरनेस डेवलप करिए। और जहाँ तक आपकी हम लोग के कल्चर की बात है, तो कल्चर की बागडोर हमारे फ्यूचर जनरेशन के हाथ में। और ये हम एज पेरेंट्स, देखिए हमारे पेरेंट्स ने जितना हमारे ऊपर फोकस किया था, हम अपने बच्चों पे गलत चीजों पे फोकस करते हैं। हम उनको ज्यादा फोकस करेंगे कि वो घूम ले, वो, चलिए घूमना भी अच्छा है, जरूरी है, नई जगह देखना है, उनको नई नई चीजें खिला दें, ये कर दें, नया कपड़ा दिला दें, नए खिलौने दिला दें, पर क्या हम बच्चों को अपने टाइम दे रहे हैं इस कल्चर को सिखाने में? हम क्या उनको कोई आर्ट फॉर्म सिखाने में, क्या हम उनको, बहुत आजकल कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना फोकस्ड रहते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई ना कोई आर्ट फॉर्म या कोई कुछ सिखाएं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, एंड आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम आल्सो, कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द स्कूल्स, कि हम अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस की इनिशियल ट्रेनिंग दें। फिर वो उनके ऊपर है कि वो सीखें ना सीखें, उनके इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे हम हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, जर्मन पढ़ा रहे हैं, हम हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे बच्चा उन सब चीजों को सीखने में भी उसको मदद मिलेगी। बिल्कुल। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी 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 जी, थैंक यू मैम। एक शब्द आजकल आज के समय में बहुत पॉपुलर है, और कला सांस्कृतिक संस्थाओं में इस पर केंद्रित कार्यक्रमों के आयोजन पे बहुत बल दिया जाता है, और वो शब्द है भारत बोध। यानी भारत की समझ, भारत की अवधारणा, भारतीय होने का जो बोध है, उसको लेकर काफ़ी बल दिया जाता है। और कई अर्थों में जिस जिस पर अभी हम आपने पहले बात की है, मैंने प्रश्न रखा था कंज्यूमर सोसाइटी। तो कंज्यूमर सोसाइटी और भारत बोध में एक गैप है, और एक जिद है कि बेशक कंज्यूमर होना एक हमारी मजबूरी है, कंज्यूमर कल्चर एक पैटर्न है जो पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उस कंज्यूमर कल्चर के बरक्स हम भारतीय सांस्कृतिक बोध को भी कहीं ना कहीं रख सकते हैं, और उसके हिसाब से कंज्यूमर कल्चर कितना हमारे लिए ज़रूरी है, उस चीज़ को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या डांस के संदर्भ में भी इस भारत बोध के साथ कुछ नई समझदारी विकसित की जा सकती है, और डांस के कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो इस भारत बोध को प्रमोट करने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं? इस पर आपकी कुछ टिप्पणी अगर मिल जाए तो। तो इफ यू टॉक अबाउट क्लासिकल डांस, जी जी दैट इफ यू टॉक अबाउट क्लासिकल डांस, दैट क्लासिकल डांस हमारा बहुत रिच लिटरेचर भी है क्लासिकल डांस में। जी जी बहुत सारी चीजें ऐसी क्लासिकल डांस में, जैसे हम आपको बताएं, हम लोग का जो कल्चर है वो ओरल ट्रेडिशन से पास डाउन किया है। अगर आप देखें, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, सब ओरल ट्रेडिशन है। तो जी एक चीज होती है स्वर, और एक चीज होती है स्मृति। जी स्मृति जी मतलब मेमोरी, मेमोरी के थ्रू भी हमारा कल्चर या हमारा सिविलाइजेशन में जो भी चीजें हुई हैं, या जो भी इवन साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, वो भी हम लोग स्मृति के थ्रू हम लोग ने पास डाउन की, मेमोरी के थ्रू पास डाउन हुई। कहानियों, पुराणों में, वेदों में जो कहानियां हैं, वो हर कहानी किसी न किसी डिस्कवरी के बारे में बताती है, किसी न किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताती है, और उसको वो एक एक्चुअल फॉर्म में ना बता के एक कहानी के फॉर्म में बताती है। जी तो जी जो हम कथक के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, और भी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसिंग, ये हम लोग जो इस ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लोग भी इन स्मृतियों को अपने डांस में, अपने म्यूजिक में, अपनी, बहुत सारा लिटरेचर है हमारे पास जो हम इसके थ्रू बताते हैं। तो डांस में, कथक में जो हमारा नॉर्मल पोजेस होते हैं, हर पोज एक स्टोरी कहता है। तो ये भी एक तरह का भारत बोध ही हो गया, जिसमें हम अगर चाहें तो क्लासिकल डांस और म्यूजिक के थ्रू, इसलिए मैं कह रही थी कि ये एक
स्कूल लेवल पे अवेयरनेस शुरू करनी चाहिए बच्चे की, कि वो किसी ना किसी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस या म्यूजिक को ज़रूर सीखे और समझे, चाहे वो बजाना हो, चाहे गाना हो, चाहे नृत्य हो। परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ ना कुछ उसको ज़रूर करना चाहिए। इससे जो उसको हमारे कल्चर के बारे में जो पता चलेगा, जो सेंसिटिविटी वो गेन करेगा, वो उसको आगे लाइफ में जो आप कह रहे हैं कि कंज्यूमरिज्म समझ के कंज्यूमरिज्म को अपने फ़ायदे के लिए उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना उसको ज़रूरी हो। उसके उसमें विलोम नहीं उसमें विलुप्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम कंज्यूमरिज्म में इतना घुस गए कि हमको अपने बारे में ही नहीं पता है। बच्चा उस डिफरेंस को सीखेगा कैसे? आगे बिल्कुल। की जनरेशन उस डिफरेंस को सीखेगी कैसे? वो तो तभी सीखेगी जब वो अपने पास्ट एंड को के बारे में अच्छे से जाने, अपने कल्चर के बारे में अच्छे से जाने और आज क्या हो रहा है इसको भी समझे, ठीक है? तो तभी वो गैप कम होगा, तभी वो समझ आएगी बच्चे में। तो बिल्कुल। कथक में छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, जब हम चक्कर लेते हैं, तिगधा दिग-दिग थे या हम जो भी भ्रमरियाँ लेते हैं, हम्म। वो कहीं न कहीं बहुत सारी कहानियों को बताता है। एक ब्रह्मांड घूमता है गोल, सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, वो भी एक भ्रमरी है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, वो भी एक भ्रमरी है। और कृष्ण तालाब में कंकड़ फेंकते हैं, उससे जो रिपल्स इकट्ठा होते हैं, वो भी एक भ्रमरी है। हम्म। तो अगर आप चाहें तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं डांस में कि क्या-क्या चीज़ें हैं। एक हमारा नॉर्मल सा पोज़ होता है, एक हाथ ऐसे करके और एक हाथ सामने रख के ऐसे डांस में। ये कृष्ण का मोर मुकुट हो सकता है, साथ में राधा हो सकती है। ये ओम भी हो सकता है, जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। तो अगर बच्चा कोई भी चीज़ किसी भी तरह का डांस सीखेगा तो उसको बहुत इनसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। हम लोग रसखान परफ़ॉर्म करते हैं, हम लोग कबीरदास परफ़ॉर्म करते हैं, मीरा परफ़ॉर्म करते हैं। हम लोग अलग-अलग पोएट्स को लेते हैं। हरवंश राय बच्चन जी की पोएट्री पे भी कर चुके हैं। हम लोग सूफ़ी संतों की वाणियों पे परफ़ॉर्म करते हैं। तो जब हम परफ़ॉर्म करते हैं तो उस चीज़ को पढ़ते हैं पहले, पढ़ के समझते हैं, उसके एक-एक शब्द के मतलब को समझते हैं, तब हम उसको दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो हम कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, कितनी चीज़ें इसमें सीख रहे हैं। साथ में हम इतनी चीज़ों को लेके चलते हैं डांस में कहते हैं कि जो डांसर होता है, उसको नेचर भी स्टडी करना आना चाहिए। तो जब आप चल रहे होते हैं, तब एक डांसर को हमेशा जागरूक होना चाहिए कि अगर पेड़ है और पेड़ में पत्ते हैं, तो पत्तों में कितने रंग दिखाई पड़ते हैं। वो किस तरह से उसको दर्शा सकता है। अगर पहाड़ है तो एक पहाड़ नीला प्रतीत हो रहा है, एक पहाड़ सफ़ेद प्रतीत हो रहा है, एक पहाड़ भूरा प्रतीत हो रहा है, तो जब आप पहाड़ दिखाएँगे तो उसको कैसे दिखाएँगे? उसको कैसे अपने बॉडी के थ्रू डिपिक्ट करेंगे? तो डांस मनोवैज्ञानिक भी है, डांस साइकोलॉजिकल भी है, डांस इज़ नॉट ओनली कि आपने प्रैक्टिस करके रट के 4 मूवमेंट सीख लिए, नो। डांस स्ट्रेस मैनेजमेंट इसीलिए करता है क्योंकि आपकी जो इनर मोस्ट फीलिंग की अभिव्यक्ति होती है, वो आप कहीं न कहीं उसके थ्रू ले आते हैं। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है, डांस करता है, तो उसके डांस में वो गुस्सा दिखाई पड़ता है। जब आदमी बहुत दुखी होता है, दुःख को व्यक्त करता है, तो हो सकता है वो 4 लोगों के सामने रो ना पा रहा हो उस समय, बोल ना पा रहा हो, पर उसके डांस में वो चीज़ दिखाई पड़ जाएगी। बहुत विलक्षण बातें कही मैम आपने। आपका बहुत बहुत आभार। अभी कुछ 2-4 मिनट मेरे पास है और मेरा ख्याल है कि वैसे तो आपका आपकी विशेषज्ञता है वो कथक के क्षेत्र में है, क्लासिक डांस के क्षेत्र में है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भारत में डांस की बात हो और नृत्य की बात हो और लोक नृत्य के संदर्भ में जिज्ञासा न उत्पन्न हो तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस संदर्भ में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के संदर्भ में ही भारत में जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, उनकी तो अपार संख्या है ही, अनेक रूप हैं ही। साथ में भारत में क्षेत्रीय विविधता के साथ, भाषाई विविधता के साथ, सांस्कृतिक विविधता के साथ लोक नृत्यों की भी अपार क्षमताएं और अपार रूप मौजूद हैं, अनेक रूप मौजूद हैं। तो जो कि आज के समय में पता नहीं उनकी कितनी जगह है और कितना उनको ठीक तरीके से हम पोजीशन दे पा रहे हैं। लेकिन क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट के संदर्भ में जो लोक नृत्य हमारे पास हैं, अलग अलग समाजों के अपने लोक नृत्य हैं, उनको भी किसी तरह से एक फॉर्मूले के तहत रखा जा सकता है जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायता मिल सके और लोक नृत्य की भूमिका को हम आगे बढ़ा सके इस संदर्भ में। देखिए
विलेजेस में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो फोक डांस के थ्रू ही होता है, फोक म्यूजिक एंड फोक डांस के थ्रू ही होता है। वहाँ पे कोई क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले बहुत ही कम शायद ऐसे विलेजेस होंगे जहाँ पे हों ऐसे जो क्लासिकल म्यूजिक और, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक और जो क्लासिकल डांस है उसकी उत्पत्ति तो फोक से ही हुई है ना। जी, पहले क्या आया? पहले क्या आया? पहले क्या था? लोक पहले हम लोग सामूहिक नृत्य ही तो था जो हम एक गोलाकार आकार में करते हैं, जो अभी भी आप दुनिया भर में देख लें, जिप्सीज़ भी वही करते हैं, रशा में भी वही होता है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हर जगह जहाँ आप देखें इंडिया के कोई भी स्टेट देख लें, वहाँ पे अमेरिका देख लें, साउथ अमेरिका कहीं भी देख लें, एक फ़ोक कल्चर हर जगह का होता है। चाहे रेड इंडियंस हों, चाहे अबोरिजिन्स हों, चाहे कहीं के भी लोग हो, बेदवा ट्राइब कुछ भी हो, वो फ़ोक कल्चर हर जगह का होता है, जो उनके वो होता ही इसलिए है कि शाम को बैठ के सब लोग अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकें। और स्पेशली जैसे त्योहार होता है, कटाई होती है फसल की, उस समय डांस होता है, लोहड़ी आती है, उस समय डांस होता है, बैसाखी आती है, उस समय डांस होता है, धान की रुपाई होती है, उस समय डांस होता है। हर हर अ, इस तरह के अकरेंस को उनकी लाइफ में वो उन्होंने डांस से जोड़ दिया है और वो कहीं न कहीं उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट में ही हेल्प करता है। उनकी लाइफ ईज़ी नहीं है, एक फार्मर की लाइफ बहुत टफ होती है, उसको दिन भर धूप में खट के अपने सॉरी हाँ, एक फार्मर की लाइफ ईज़ी नहीं होती है, उसको दिन भर धूप में खट के अपने खेत की देखभाल करनी पड़ती है, अपना बहुत सारा काम करना पड़ता है, वहाँ की लेडीज़ बेचारी घर भी देखती हैं, खेत भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपना पशुओं का भी पालन-पोषण करती हैं, तो उनके लिए आउटलेट क्या है? आउटलेट क्या है उनके लिए? उनके लिए आउटलेट बिल्कुल। फ़ोक म्यूज़िक है, गाने हैं, डांस है, जो कि वो बनाते भी हैं, करते भी हैं, जिसको तुकबंदी कहते हैं, बाँध-बाँध के करते हैं। तो जैसे एक फ़ोक फ़ॉर्म ऑफ म्यूज़िक है कजरी, हुँ, मिर्ज़ापुरी कजरी बहुत फ़ेमस है, गया की कजरी फ़ेमस है। तो कजरी एक फ़ॉर्म ऑफ डांस भी एक फ़ॉर्म ऑफ म्यूज़िक है जो कि बहुत कंटेम्परेरी है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। कजरी के दंगल होते हैं, कजरी के दंगल ऐसे होते हैं कि 2 ग्रुप्स होते हैं आमने-सामने। हुँ, कंटेम्परेरी चीज़ों पे फटाफट बना के लिरिक्स बना के एक बोलता है, दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, चौथा बोलता है और गा के बोलता है। तो इस तरह के कजरी के दंगल हुआ करते हैं गाँव-गाँव में बरसात के टाइम और कजरी कई प्रकार की होती है। एक अ, लेमेंट करती है कजरी, एक खुशी होती है, एक किसी से मिलने की खुशी होती है, तो किसी से बिछड़ने की खुशी होती है क्योंकि गाँव से आदमी शहर आता है काम करने, अपनी वाइफ्स, अपने प्रेमिकाओं को छोड़ के, तो वो जो फ़ील करती है बादल को देख के, बरसात को देख के, वो उस लॉन्गिंग का वर्णन होता है। कभी खेत खलिहानों की खुशहाली का वर्णन होता है। तो हमारा जो फ़ोक म्यूज़िक है वो जीवित फ़ोक म्यूज़िक है, जीवंत है वो। वो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया। जी, वो बराबर चेंज भी होता रहता है। तो आप जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, हमारा फ़ोक म्यूज़िक और डांस बहुत बड़ा फ़ॉर्म ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट है सबके लिए और आजकल तो शहरों में भी अ, जब नवरात्रि होती है तो गरबा लोग सीखते हैं। लोक उत्सव करके ऑर्गेनाइज़ेशन है यहाँ दिल्ली में, मैं भी उसकी पार्ट लोग हर साल यहाँ पे 1 महीने पहले नवरात्रि के क्लासेस रखते हैं, गुजरात से टीचर्स आते हैं, वो बाकायदा हम लोगों को गरबा, डांडिया सिखाते हैं जो हम 3 दिन परफ़ॉर्म करते हैं। इसी तरह गिद्धा सिखाते हैं लोग भांगड़ा सिखाते हैं लोग, घूमर सिखाते हैं लोग। तो अर्बन पॉपुलेशन भी इनको सीख के अपना स्ट्रेस रिलीव करती है। जो गरबा और डांडिया करते समय मुझे फ़ील होता है, एक जी, ही मूवमेंट को जब आप बार-बार रिपीट करते हैं, वो आपके मसल मेमोरी में घुस जाता है। जब वो एक बार आपके मसल मेमोरी में घुस गया, तो उसमें अजीब तरह का आनंद आता है। वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बट वो होता है कि वो इस 1 घंटे के सेशन के बाद पसीने-पसीने होके जब हम लोग रुकते हैं, तो एक फीलिंग ऑफ एलिएशन होता है, वो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते और वो फ़ोक फ़ॉर्म है, क्लासिकल नहीं है। तो डांस किसी भी तरीके का हो, डांस हम जिस कह रहे हैं डांस हम लोग बॉडी में, हम लोग के माइंड में प्री बर्थ कंसेप्शन है उसका। बच्चा पैदा होते ही अगर आप म्यूज़िक बजाएँगे तो वो चुप होके सुनेगा और पहला कदम बच्चा रखता है तो वो अपना टैप करता है फ़ीट। आप कभी भी देखिए।
म्यूजिक के हिसाब से वो टैप करता है, उसको आता नहीं है डांस म्यूजिक, फिर भी करेगा। तो ये हमारा एक इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी का स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो हमको यूज करना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज्यादा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि मैं उम्मीद रखता था, और आपके इस सत्र के माध्यम से हम बिल्कुल एक अलग दुनिया में होंगे और एक अलग तरह की बातचीत होगी। और नृत्य को लेकर के जो एक बहुत सामान्य समझ है, आमतौर पर एक सामान्य समझ है कि नृत्य मनोरंजन का माध्यम मात्र है। लेकिन जैसे आपसे बातचीत हुई और जिस तरह से आपने शुरुआती व्याख्यान में डांस को स्पष्ट किया कि डांस है क्या चीज़, एक कला के रूप में हमें डांस को कैसे देखना चाहिए, और एक कला के रूप में जब हम डांस की साधना करते हैं, नृत्य की साधना करते हैं, तो कैसे माइंड, बॉडी और सोल तीनों की साधना हो जाती है। और ये तीनों जब जी अलग बिल्कुल। अलग रूप में सक्रिय रहते हैं तो हम एक खास तरह के तनाव की प्रक्रिया से गुजरते हैं कि दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और फंक्शन कर रहा है, और तीनों मिल नहीं पा रहे हैं। और जब भी हम अकेले होते हैं, खाली होते हैं, तो एक अजीब तरह का वातावरण दिमाग में बनता है जो तमाम तरह की परेशानियों से घिर जाता है। अगर हम नृत्य से जुड़ते हैं और नृत्य की साधना करते हैं, अभी किसी मित्र ने लिखा, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये आज के दिन में ये सीखने का एक अवसर मिला, मौका मिला कि किस तरह से हमारे पास डांस के, नृत्य के इतने फॉर्म्स हैं, और इन फॉर्म्स में से किसी एक दो को भी हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, मनोरंजन के तौर पर ही सही, हम प्रैक्टिशनर ना बने तब भी, अगर मनोरंजन के तौर पे भी इन दोनों में से एक दो को भी हिस्सा बना लेते हैं, तो जो स्ट्रेस है वो कितना डिस्चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिविटी हमारे भीतर से बिल्कुल कितनी तरह से ख़त्म हो सकती है। और इस रूप में आज का आपका ये व्याख्यान, और जो हमारे प्रतिभागियों ने कुछ जिज्ञासाएं रखी, उस पर जो आपने विस्तार से प्रतिक्रिया दी और समझाया, तो सिर्फ ये नहीं कि हम डांस के रूप में कथक को समझ पाए, नृत्य के रूप में कथक को समझ पाए, बल्कि जीवन के तमाम जो तनाव के पहलू हैं, उनसे मुक्त होने में नृत्य की कितनी गहरी भूमिका बनती है, इस पर आपने बहुत गहराई और विस्तार से मैम हमें समझाया आपने, और बहुत आनंद आया, मज़ा आया जो कमेंट्स बॉक्स में है। और मुझे भी उसी बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश हम लोग सब लोग फेस टू फेस होते तो और अच्छा रहता। जी 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 बट जी इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। थैंक यू सो जी मच फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं ये जी मेरे जी लिए भी बहुत अच्छी जर्नी थी, क्योंकि जी कई सारी चीजें इंसान अपनी डेली लाइफ में जानते हुए भी भूल जाता है या पीछे चली जाती है दिमाग में। तो इस तरह के सेशंस से वो चीज बार बार रीएनफोर्स होती है। मेरे लिए भी वो बहुत एजुकेटिव और एक जी। बहुत अच्छी जर्नी थी। थैंक यू सो मच। अब मैं अंजलि मैम को, जो हमारी संयोजक टीम के सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन भी करें, और साथ में कल की सूचना भी हमसे साझा करें। अंजलि मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद। एज यूजुअल आप मेरे को देख के ना मेरी तरफ जो माइक है वो बढ़ा देते हैं, बट एनी वे नीलाक्षी मैम, आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू योर डायलेट एंड रियली आई thoroughly enjoyed it. I have Kathak dancers, my daughters are Kathak dancer and definitely मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें सिखाने की, सीखी वो, लेकिन हाँ अब पढ़ाई और सब चक्करों में छोड़ दिया। एंड डेफिनेटली आई अग्री कि हाँ डांस एज अ फॉर्म अगर बच्चों को शुरू से सिखाया जाए तो कहीं ना कहीं एक समझ जो है हमारे कल्चर की और उसकी ज़रूर आती है। मे बी दे आर नॉट यूजिंग इट नाउ, बट आई डेफिनेटली नो कि कभी ना कभी किसी स्टेज पे जब उन्हें लगेगा दे कैन हैव देयर पैशन बैक। एंड डेफिनेटली जस्ट एज यू सेड कि हाँ लेडीज 70 साल की उम्र में भी डांस सीखते हैं। रिसेंटली ओनली माई सिस्टर इज़ इन कैनेडा और उन्होंने डांस सीखना शुरू किया फिर से, कथक। वंडरफुल। एंड दे हैव स्टार्टेड, शी जस्ट ऐसे छोटे छोटे तोड़े परफॉर्म करती हैं ग्रुप के साथ। सो दैट इज़ आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। आपके बहुत सारे इनटेक्स आई हैं आपके सेशन से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। With this, I think, Arvind, we can conclude the sessions today and we meet tomorrow again at 10:30 for our sessions. Thank you. Zoom link will be shared in the Telegram group and on email. Feedback link has also been shared in the Telegram group. Please आप सब लोग देखिए. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू बाय मैम। बाय। Thank you.